अध्याय 211 खून अभी ठंडा नहीं हुआ है। झाओ हाय और ग्रीन ब्लूस्टोन विला के आंगन में खड़े होकर आकाश में उड़ते हुए खून जैसे लाल रंग के बाज को देख रहे थे। उसकी आंखों में असहिष्णुता और एक ऐसा शक्तिशाली दबाव था जिसे टाला नहीं जा सकता था। जब तक खून जैसे लाल रंग का चील बिना किसी आभा के गायब नहीं हो गया तब तक वे दोनों बैठक कक्ष में नहीं लौटे। मेघ ने उन्हें चाय दी, लेकिन झाओ हाय और ग्रीन का पीने का मन नहीं था। झाओ हाय ने ग्रीन की ओर मुड़कर पूछा, दादाजी ग्रीन, क्या आपको लगता है कि परसेल परिवार हमारी मदद करेगा? मुझे लगता है कि बोरिक से बेवजह भिड़ना ठीक नहीं होगा। हमारी वर्तमान शक्ति अभी बहुत कमजोर है। अभी लड़ने का समय नहीं है। ग्रीन ने सिर हिलाया। हाँ, ये वाकई बहुत जोखिम भरा समय है। मुझे भी लगता है कि हमें अस्थायी समझौता कर लेना चाहिए। यही सबसे अच्छा होगा। अगर हमने बोरिक को अपनी पहचान बता दी तो हम एक्सूर साम्राज्य में एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। जहां तक परसेल कबीले की बात है तो कोई परेशानी नहीं होगी। आखिर वे अभी भी एक प्रमुख कुलीन परिवार हैं और उनके खिलाफ जाने से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दुर्भाग्य से मुझे डर है कि लौरा मुसीबत में पड़ जाएगी। झाओ हाय ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लगता है इस बार हमने लौरा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जब सिर्फ माँ की डेल परिवार हम पर दबाव डाल रहा था तब तो ठीक था, लेकिन अब दक्षिणी राजा के साथ मुझे डर है कि लौरा परसेल डची में नहीं रह पाएगी। ग्रीन भी अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। झाओ हाय के पीछे 10,000 परछाइयों के शू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब झाओ हाय को पता चला कि हमले के पीछे दक्षिणी राजा का हाथ है तो वह चिंतित तो लग रहा था, लेकिन उसने खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता जाहिर की। उसे अपनी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन क्यों? क्या उनके पास अपनी जान बचाने का कोई तरीका था? झाओ हाय अचानक खड़ी हो गई और ग्रीन की ओर मुड़कर बोली, दादाजी ग्रीन, मुझे लगता है कासा शहर जाना बेहतर रहेगा। सिर्फ पत्र लिखकर बात समझाना मुश्किल होगा। यह मामला वाकई बहुत गंभीर है और इससे हमारे रिश्ते के कई पहलुओं पर असर पड़ेगा। ग्रीन ने सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि इस मामले पर आमने सामने चर्चा करना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए कासा सिटी चलते हैं। मेघ ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, दादाजी, छोटे मालिक, अब काफी देर हो चुकी है। मुझे लगता है कल जाना बेहतर रहेगा। अगर आप इतनी देर से गए तो कुछ बुरा हो सकता है। ग्रीन और झाओ हाय ने आसमान की ओर देखा। वाकई काफी रात हो चुकी थी। अगर वे अभी कासा शहर के लिए रवाना होते तो वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता। झाओ हाय ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लगता है हमें कल जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इससे लौरा को अपना सामान व्यवस्थित करने के लिए रात का समय मिल जाएगा। मुझे लगता है लौरा ये जानकारी इवान को भी देगी। कल जब हम जाएंगे तब तक हमें इवान की प्रतिक्रिया पता चल जाएगी। ग्रीन ने सिर हिलाया। 10,000 परछाइयों के शू की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, क्या हम 10,000 परछाइयों के शू को लाएं? 10,000 परछाइयों के शू ने ग्रीन की ओर उलझन भरी नजरों से देखा। उसे ग्रीन की बात समझ नहीं आई, लेकिन झाओ हाय समझ गया। धीमी आवाज में झाओ हाय ने कहा, अगर मालिक शक नहीं करेंगे तो शक होने की कोई बात ही नहीं। 10,000 परछाइयों के शू ने खून की कसम खाई है और अब वह कबीले का सदस्य है। हमें उसे भी इस बारे में बताना चाहिए। ग्रीन ने सिर हिलाया, जिससे 10,000 परछाइयों के शू का दिमाग और भी उलझ गया। हालांकि उसने ज्यादा शोर नहीं मचाया, क्योंकि वह कम से कम झाओ हाय के इशारे को समझ गया था। ऐसा लग रहा था कि झाओ हाय के पास कोई और भी बड़ा रहस्य है। 10,000 परछाइयों का शू कुछ हद तक व्यथित था। वह साधारण परिवार में जन्मा था और बाद में स्कूल जाकर मार्शल आर्ट का अध्ययन किया। जब वह चौथे रैंक का विशेषज्ञ बना तभी उसके परिवार पर विपत्ति आ पड़ी। एक रईस ने उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसके पिता की मौके पर ही हत्या कर दी गई, जबकि उसकी मां को इतना पीटा गया कि उसने खून की उल्टी कर दी। उसकी बहन को उस रईस ने पकड़ लिया और यातना देकर मार डाला। जब 10,000 परछाइयों के शू को इस घटना के बारे में पता चला तो वह उस रईस के खिलाफ पूरी ताकत से उतर आया। हालांकि अंत में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी घायल शरीर को उसकी मां घसीटकर वापस ले आए। उसकी मां ने उसकी देखभाल की और अंत में थकान से उसकी मृत्यु हो गई। 10,000 परछाइयों के शू को अपनी मां की मृत्यु से तीव्र प्रेरणा मिली और अचानक उन्हें एक विभेदक तकनीक प्राप्त हुई जो उनकी वर्तमान अवतार क्षमता है। फिर भी वे उस कुलीन व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सके और इसलिए भाग गए। वे भाड़े के सैनिक बन गए और पैसे कमाने के लिए विभिन्न कार्य करते हुए अपनी साधना को बेतहाशा बढ़ाते रहे। अंततः वे छठे रैंक पर पहुंच गए और कुलीन कुल का नरसंहार कर दिया। उस समय वे न केवल छठे रैंक के विशेषज्ञ थे बल्कि 400 अवतार भी उत्पन्न कर सकते थे। वह कुलीन कुल छोटा था और उसके पास कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं था। इस प्रकार शू ने उसे नष्ट कर दिया। बदला लेने के बाद वह एक हत्यारा बन गया और धीरे धीरे उसने अपना नाम कमा लिया। कई कुलीन लोग उसे अपने पक्ष में करना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह कुलीनों से नफरत करता था। कई वर्षों तक भटकने के बाद 10,000 परछाइयों के शू को जल्द ही पता चल गया कि अकेले योद्धा के रूप में रहना मुश्किल है। इसलिए उसने कुछ दोस्त बनाने की कोशिश की, खासकर उत्कृष्ट जादूगरों से। बाद में संयोगवश उसे एक ऐसे जादूगर की पहचान पता चली जिससे उसके अच्छे संबंध थे और उसे पता चला कि वह जादूगर एक कुलीन व्यक्ति था। जादूगर ने शू ऑफ 10,000 शैडोज को अपने कबीले में शामिल होने का निमंत्रण दिया और कुछ विचार विमर्श के बाद शू ऑफ 10,000 शैडोज अंततः सहमत हो गया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि जादूगर के कबीले में शामिल होने के बाद जादूगर उस पर भरोसा नहीं करेगा। जादूगर ने अपने कबीले के बारे में कुछ भी नहीं बताया और उससे भी बुरा ये कि उसने उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेज दिया। 10,000 परछाइयों का शू गुस्से में आकर कबीले को छोड़कर भाग गया। वह एक स्वतंत्र भाड़े का सैनिक बन गया और अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। वह अकेला भाड़े का सैनिक बन गया। अगर सहयोग की जरूरत होती तो वह बस एक स्थायी टीम बना लेता और हमेशा के लिए किसी टीम का सदस्य बनकर नहीं रहना चाहता था। झाओ हाय के ये शब्द सुनकर कि यदि मालिक संदेह नहीं करेंगे तो संदेह नहीं होगा, 10,000 छायाओं के शू का मन दृढ़ हो गया। यद्यपि वह अभी भी झाओ हाय के कबीले का हिस्सा बनने के लिए बाध्य था, झाओ हाय के ये शब्द वास्तव में उसे बहुत प्रभावित कर गए।
अगर 10,000 परछाइयों का शू एक निर्मम हत्यारा होता और उसका दिल काला होता, तो वह ये नहीं सोचता कि रक्त शपथ के तहत किया गया वादा झाओ हाई का विश्वास जीतने के लिए काफी होगा। उसे ये भी याद था कि पहले उसने झाओ हाई पर हमला किया था और हार गया था, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह वैसे भी बेरहम हत्यारा नहीं था। हालांकि वह एक हत्यारे के रूप में काम करता था, लेकिन उसका दिल अभी भी नर्म था, वरना वह उस जादूगर को नहीं छोड़ता जिसने उस पर भरोसा नहीं किया था। ठीक इसी वजह से जब उन्होंने झाओ हाई को ये कहते सुना, अगर नियोक्ता को संदेह नहीं होगा तो कोई संदेह नहीं होगा, तो वे भावुक हो गए। झाओ हाई ने 10,000 परछाइयों वाले शू की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, 10,000 परछाइयों वाले शू, सच कहूं तो पथरीला पहाड़ हमारा महज एक अस्थायी निवास है। यह इसलिए है ताकि हम परसेलडची में अपनी शाखाएं फैला सकें। हमारी जड़ें कहीं और हैं। मैं अब तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां हमारे बुढ़ा वंश की जड़ें हैं। वह जगह एक शाश्वत रहस्य है। तुम्हें याद रखना होगा कि इसका जिक्र कभी किसी से नहीं करना है। सपने में भी तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है। दो समझे। 10,000 परछाइयों का शू तुरंत झाओ हाई के सामने आया और उनके सामने घुटने टेक दिए। मैं युवा स्वामी से निसंकोच निश्चिंत होने का अनुरोध करता हूं कि मैं 10,000 परछाइयों का शू, इस रहस्य को मृत्यु के बाद भी किसी को नहीं बताऊंगा। 10,000 परछाइयों का शू युवा स्वामी के भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगा। झाओ हाई खड़ा हुआ और बोला, उस जगह पर दादा ग्रीन और बुढ़ा कबीले के अन्य बुजुर्ग सदस्यों के अलावा हमारे साथ लाए गए गुलाम भी हैं। वे गुलाम हमें धोखा नहीं दे सकते। उनके अलावा वहां केवल आप ही हैं, 10,000 परछाइयों वाले शू। बाद में हमारे बुढ़ा कबीले तक पहुंचना संभव नहीं होगा। चलिए हम उसे देखने चलते हैं। 10,000 परछाइयों के शू ने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया। झाओ हाई ने उसे सहारा देकर वापस खड़ा किया और बैठक कक्ष की ओर देखते हुए ग्रीन को सिर हिलाकर कहा, चलो चलते हैं। उसके इरादे से वे वापस अंतरिक्ष के अंदर चले गए। 10,000 परछाइयों के शू को अचानक अपने सामने फूल दिखाई दिए। देखते ही देखते वह एक रहस्यमय जगह पर पहुंच गया। वह एक मैदानी इलाका था और उनके सामने एक विला था। वहां एक बड़ा भूखंड भी था जो कई हिस्सों में बटा हुआ था और उन पर तरह तरह के पौधे उग रहे थे। 10,000 परछाइयों का शू चारों ओर खाली निगाहों से देखता रहा। तभी उसने झाओ हाई को ये कहते सुना, यही वह जगह है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, और यही मेरी डाइवर्जेंट तकनीक भी है। यही वह अंतरिक्ष है, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ मेरे आदेश का पालन करता है। 10,000 परछाइयों के शू ने झाओ हाई को हैरानी से देखा, जिसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये वह विचलनकारी तकनीक है जो मैंने प्राप्त की है। ये स्थान जादुई जीवों को उत्पन्न और विकसित कर सकता है। वे मरे हुए जीव जिन्हें आपने पहले देखा था, इसी स्थान द्वारा रूपांतरित किए गए थे। इस स्थान में मैं देवता हूँ। चौंक कर 10,000 परछाइयों के शू ने हैरानी भरे भाव से झाओ हाई की ओर देखा। युवा स्वामी, क्या आपका मतलब यह है कि यह स्थान उन स्थानिक उपकरणों में से एक है, जैसे कि एक उपस्थान? लगभग, झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन वे इस अंतरिक्ष के बिल्कुल समान नहीं है। आप कह सकते हैं कि इस स्वतंत्र अंतरिक्ष में एक अनूठा सिद्धांत है, उपस्थान के लिए नहीं। यह अंतरिक्ष मेरे अस्तित्व के कारण ही अस्तित्व में है। 10,000 परछाइयों के शू ने आश्चर्य का भाव दिखाया। बहुत बढ़िया, इस जगह के साथ युवा स्वामी किसी भी हमले से नहीं डरेंगे। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। झाओ हाई अवाक रह गया। 10,000 परछाइयों वाले शू की सोच बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ग्रीन की अंतरिक्ष में पहली बार प्रवेश करने पर थी। झाओ हाई को खुशी हुई। अब वह जान गया था और कह सकता था कि 10,000 परछाइयों वाले शू का दिल सचमुच उसके साथ था। मुस्कुराते हुए झाओ हाई ने कहा, ठीक है, चलिए चलते हैं और अपना क्षेत्र देखते हैं। 10,000 परछाइयों के शू की दृष्टि एक बार फिर धुंधली हो गई और अचानक वे फोर्ट आयरन माउंटेन पर पहुंच गए। आयरन माउंटेन किले पर पहुंचते ही 10,000 परछाइयों के शू ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए हैरानी से कहा, युवा स्वामी, हम कहाँ हैं? यहाँ ऐसा फूल क्यों है? जाहिर है उनका इशारा नरक के इंद्रधनुषी फूल की ओर था। झाओ हाई मुस्कुराया, क्या तुम बुढ़ा कबीले की हवेली का पता भूल गए हो? हम फोर्ट आयरन माउंटेन में हैं। बाहर तो काला रेगिस्तान है। 10,000 परछाइयों का शू चौंक गया। युवा स्वामी, आपने कहा कि बाहर का क्षेत्र काला बंजर है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कासा शहर के बाहर से काले बंजर क्षेत्र में स्थित लोहे के किले वाले पहाड़ पर आए हैं? झाओ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, हम स्टोनी माउंटेन से फोर्ट आयरन माउंटेन तक गए थे। हा। जब उन्होंने झाओ हाई को सुना तो ग्रीन और मेग भी हंसे। 10,000 परछाइयों के शू ने उनके साथ मुस्कुराया नहीं। वह बहुत हैरान था। कासा शहर से फोर्ट आयरन माउंटेन तक तेज घोड़े से भी यात्रा करने में 1 महीना लग जाता। फिर भी वे यहाँ पलक झपकते ही पहुंच गए। ये तो चमत्कार ही था, है ना? इसी समय मेरिन और वुडहेड वहां पहुंचे। मेरिन ने 10,000 परछाइयों वाले शू को हैरानी से देखा और झाओ हाई से पूछा, युवा स्वामी, ये कौन है? 10,000 छायाओं के शू के चेहरे पर बहुत भाव थे, और जब मेरिन ने उसे देखा तो वह जान गई कि वह एक मरे हुए व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने उससे पूछा। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ये है शू ऑफ 10,000 शैडोज। अब ये हमारे ही हैं। शू ऑफ 10,000 शैडोज ने खून की कसम खाई है, इसलिए ये हमें धोखा नहीं देंगे। दादी मेरिन, निश्चिंत हो जाए। शू ऑफ 10,000 शैडोज, ये है दादा ग्रीन की पत्नी दादी मेरिन। ये दोनों वुडहेड और स्टोनहेड 4 हैं। अध्याय 212, लड़ने की भावना। संपादक का पदनाम दिखाने छिपाने के लिए यहाँ क्लिक करें। 10,000 परछाइयों के शू को पता था कि ये लोग बुढ़ा कबीले के असली और सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ हैं, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह आगे बढ़ा और जल्दी से उनका अभिवादन किया। मेरिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभिवादन का जवाब दिया और वुडहेड और स्टोनहेड ने भी ऐसा ही किया। अभिवादन देखने के बाद झाओ हाई ने वुडहेड और स्टोनहेड की ओर मुड़कर कहा, वुडहेड, स्टोनहेड, 10,000 छायाओं के शू को आसपास के क्षेत्र से परिचित कराने में मदद करो और फिर उसे बैठक कक्ष में वापस ले जाओ। वुडहेड और स्टोनहेड ने तुरंत बात मान ली और शू ऑफ 10,000 शैडोज को अपने साथ ले गए।
झाओ हाय और ग्रीन मेरिन को बैठक कक्ष में ले गए और मेग ने उनके बैठने पर उन्हें चाय परोसी। फिर झाओ हाय ने मेरिन को लाइक्रा से प्राप्त जानकारी के बारे में बताया और साथ ही अपने निर्णय की भी सूचना दी। मेरिन ने माथे पर शिकन डाली। उदास चेहरे से उसने कहा, युवा स्वामी ने जो कहा वह सच है। हमारी वर्तमान शक्ति बोरिक का सामना करने में सक्षम नहीं है। लगता है कि अभी हमारे पास छिपने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये बहुत ही निराशाजनक है। झाओ हाय और बाकी लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जब उन्होंने बोरिक के बारे में बात की तो सबके लिए यह वाकई एक बहुत बड़ा झटका था। उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत फिलहाल परसेल डची था। अगर वे वहां अपना कारोबार छोड़ देते तो यह आमदनी के स्रोत से नाता तोड़ने के बराबर होता। उनके लिए यह वाकई एक जानलेवा झटका था। मेरिन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, मुझे डर है कि यह मामला इतना आसान नहीं होगा। बोरिक से हमारी पुरानी दुश्मनी अभी भी बाकी है। अगर उसे पता चल गया कि हम छिपे हुए हैं तो क्या वह भी ब्लैकवेस्ट जाकर हंगामा नहीं मचाएगा। दोनों को मेरिन का मतलब समझ आ गया था। हालांकि यह कहा जा सकता है कि बोरिक को यह नहीं पता था कि वे झाओ हाय और उनके सेवक बुडा कबीले के सदस्य थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच पहले से ही दुश्मनी थी। अगर बोरिक को पता चलता कि लौरा भाग गई है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता। शायद वह अपने अधीनस्थों को ब्लैक वेस्ट में भेजकर उन्हें ढूंढने का आदेश देता। बुडा कबीले के लिहाज से यह बात चिंताजनक थी। झाओ हाय ने भौहें चढ़ाई। जब उसने बाहर देखा तो पाया कि इस समय 7 रंगों का कोहरा कुछ दिनों पहले की तुलना में काफी घना था। ये लगभग कैरियन स्वैम्प के अंदर के कोहरे जैसा था। झाओ हाय के मन में एक विचार कौन था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, कोई बात नहीं दादी मेरिन, आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयरन माउंटेन किले को 7 रंगों की धुंध ने घेर रखा है। अगर बोरिक सच में यहाँ लोगों को भेजकर हंगामा खड़ा करने की हिम्मत करता है तो हम नरमी नहीं बरतेंगे। उन्हें यही रहने देना ही बेहतर होगा। झाओ हाय के ऐसा कहते ही मेरिन और बाकी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने बाहर देखा तो पाया कि पूरा इलाका सचमुच 7 रंगों के धुंध से घिरा हुआ था। वे हंसे और झाओ हाय का मतलब समझ गए। अगर बोरिक अभी उन पर हमला करने का इरादा रखता है तो उसके लिए अपनी पूरी सेना भेजना नामुमकिन होगा। वह शायद 1 या 2 9वें दर्जे के विशेषज्ञों को भेज सकता है और उन्हें पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। हो सकता है कि वह 9वें दर्जे का विशेषज्ञ भी न भेजे। ऐसे में अगर वे सचमुच घुसपैठ करके किले की सीमा में पहुंच जाते हैं तो वे सीधे मौत को दावत दे रहे होंगे। पहले वे 9वें रैंक के विशेषज्ञ से डरते थे, लेकिन अब झाओ हाय और बाकी लोगों के पास 2 9वें रैंक के विशेषज्ञ मौजूद थे। अगर विरोधी टीम के 9वें रैंक के विशेषज्ञ धुंध में घुसने की हिम्मत करते तो झाओ हाय को पकड़े जाने का डर नहीं होता। वह सीधे उन 9वें रैंक के विशेषज्ञों का सफाया कर सकता था। ग्रीन ने मेज पर जोर से हाथ पटका और ऊंची आवाज में बोला, अच्छा ये काम करेगा। अगर बोरिक यहाँ लोगों को भेजने की हिम्मत करता है तो उन्हें आने दो। हम उन्हें वापस नहीं जाने देंगे। इससे हमें ब्याज मिलेगा। वैसे भी हमारी जगह 7 रंगों के धुएं से ढकी हुई है और कैरियन स्वैम्प जैसी है। अगर वे धुएं के अंदर मर भी जाएं तो भी कोई कुछ अजीब नहीं सोचेगा। इस समय 10,000 परछाइयों का शू और बाकी 2 लोग बाहर से लौट आए थे। 10,000 परछाइयों का शू इस समय बेहद उत्साहित दिख रहा था। वह सचमुच रोमांचित था क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ हाय का अंतरिक्ष ब्लैक वेस्ट को इतना बेहतर बना सकता है। ब्लैक वेस्ट क्षेत्र के बारे में सोचते ही उसे हंसी आ जाती थी। अब वह खुद को पूरी तरह से बुडा कबीले का सदस्य मान चुका था। पहला कारण झाओ हाय द्वारा दिखाया गया विश्वास था। दूसरा कारण वह रक्त शपथ थी जो उसने ली थी, जिसके कारण वह जीवन भर बुडा कबीले के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता था। एक झाओ हाय ने शू ऑफ 10,000 शैडोज के रूप रंग का जायजा लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, शू ऑफ 10,000 शैडोज कैसा है? क्या ये जगह तुम्हें अच्छी लग रही है? 10,000 परछाइयों के शू ने सिर हिलाया। हाँ, ये जगह बहुत अच्छी है युवा स्वामी। जब तक हम यहाँ की भूमि में सुधार करते रहेंगे हमारा बुडा वंश निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक बन जाएगा। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर मेज पर रखा एक प्याला उठाया और उसे 10,000 परछाइयों वाले शू की ओर बढ़ा दिया। इसे पी लो, उसने कहा। 10,000 परछाइयों वाले शू ने उसे दिए गए प्याले को हैरानी से देखा। प्याले में केवल साफ पानी था, जिससे वह झाओ हाय के इरादों को समझ नहीं पाया। झाओ हाय ने 10,000 छायाओं के शू की ओर देखते हुए कहा, किले के चारों ओर फैला 7 रंगों वाला धुआं बहुत जहरीला है। ये वही धुआं है जो कैरियन दलदल को ढके हुए है। ये लोगों को धीरे धीरे जहर देता है, इसलिए इस पानी का उपयोग इसे विषमुक्त करने के लिए किया जाता है। झाओ हाय की बात सुनकर 10,000 परछाइयों वाले शू ने झटपट प्याला उठाया और पानी पी लिया। उसे अचानक सीने में हल्की जकड़न महसूस हुई। जब पानी उसके पेट में पहुंचा तो जकड़न गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि उसे अनजाने में जहर दिया गया था। झाओ हाय जानता था कि बाकी सब अंतरिक्ष के अंदर का पानी पी चुके थे, जिससे वे धुंध में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे और उससे प्रभावित नहीं हुए थे। लेकिन 10,000 परछाइयों वाले शू ने पानी नहीं पिया था। चूंकि वह इलाके का जायजा लेने बाहर गया था, झाओ हाय को डर था कि कहीं वह जहर का शिकार न हो गया हो। इसीलिए उसने जल्दी से 10,000 परछाइयों वाले शू को अंतरिक्ष का पानी पिला दिया था। मेरिन ने उनकी ओर देखा और कहा, यह अच्छा है। छोटे मालिक, मैं जाकर खाना तैयार करती हूँ। आप लोग पहले जाकर बातें कर लीजिए। झाओ हाय ने हाथ हिलाते हुए कहा, सब लोग बैठ जाए। 10,000 परछाइयों के शू, आप स्थिति से भली भांति परिचित हैं। वुडहेड और स्टोनहेड को इसके बारे में बता दीजिए। चूंकि 10,000 परछाइयों के शू को पहले से ही इस मामले की जानकारी थी, इसलिए बेहतर यही होगा कि वे इसके बारे में बताएं। बात मानते हुए शू ऑफ 10,000 शैडोज ने वुडहेड और स्टोनहेड को सारी घटना बताई। थोड़ी देर बाद दोनों ने सुनना समाप्त कर लिया और अब उन्हें समझ आ गया था कि किस बारे में बात हो रही है। शू ऑफ 10,000 शैडोज के समाप्त होने के बाद वुडहेड ने झाओ हाय की ओर मुड़कर पूछा, युवा स्वामी, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? झाओ हाय ने आह भरी, अभी तो हम पीछे हट सकते हैं।
इतना ही नहीं, हमें लॉरा को भी अपने समूह में शामिल करना होगा। अगर बोरिक सच में लोगों को भेजकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करता है तो हम उन्हें यही रोक लेंगे। उसके बाद हम कासा शहर से निकलकर बीस्ट फोर प्रेरी की ओर बढ़ेंगे और वहां अपना विकास कार्य शुरू करेंगे। वुडहेड ने सिर हिलाया। ये भी अच्छा है। तो क्या युवा स्वामी कल कासा शहर नहीं जाएंगे? हमें मिस लॉरा को इस बारे में विस्तार से बताना चाहिए। मुझे लगता है कि बीस्ट फोर प्रेरी में भी उनके कुछ व्यवसाय होंगे और मुझे लगता है कि हमें महाद्वीप पर अन्य स्थानों की भी तलाश करनी चाहिए। प्रेरी के भीतर वस्तुओं की मात्रा बहुत कम है और हम वहां से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। सिर हिलाते हुए झाओ हाई ने कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा है। अगर हमारे पास अंतरिक्ष नहीं होता तो हमें विकास के लिए किसी दूसरे देश जाना पड़ता। इसका मतलब होता कि हम ब्लैक वेस्ट में अपना सारा विकास खो देते। लेकिन चूंकि हमारे पास अंतरिक्ष है तो जब तक हम किसी दूसरे देश में एक स्थानांतरण केंद्र स्थापित कर लेते हैं तब तक हम ठीक रहेंगे। इसके अलावा हमारे दुश्मन मुख्य रूप से एक्सूर साम्राज्य में केंद्रित हैं। जब तक हम वहां से निकलकर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तब तक हमें बहुत कम परेशानी होगी। ग्रीन ने सिर हिलाया। मैं भी युवा गुरु के विचार से सहमत हूँ। हमारी वर्तमान शक्ति के साथ हम चाहे जिस भी देश में हो हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। फिर भी हम ब्लैक वेस्ट को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते क्योंकि हमारे विकास के लिए कोई अन्य उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। अगर किसी को बीस्ट फोर प्रेरी से किसी दूसरे देश जाना हो तो उसे एक्सूर साम्राज्य से होकर गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अंतरिक्ष है। हम बस ट्रांसफर पॉइंट लगाकर बीस्ट फोर प्रेरी से दुनिया के किसी भी स्थान से जुड़ सकते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा फायदा है। युवा स्वामी, मुझे लगता है कि हमें रोसेन साम्राज्य जाना चाहिए। हालांकि रोसेन साम्राज्य और एक्सूर साम्राज्य एक दूसरे के करीब हैं, फिर भी उनके बीच कुछ तनाव है। चूंकि एक्सूर साम्राज्य के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए रोसेन साम्राज्य जाने पर हम काफी सुरक्षित रहेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, इस बारे में हम कल लॉरा से बात कर सकते हैं। मैं ये भी देखना चाहता था कि परसेल डची इस मामले को कैसे लेती है। अगर परसेल डची सचमुच बोरिक के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ेगी तो हम बोरिक से सीधे तौर पर नहीं लड़ेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि परसेल परिवार ऐसा करेगा। इस बार दुश्मन सिर्फ बोरिक ही नहीं बल्कि माकीडेल परिवार भी है। ग्रीन ने सिर हिलाया। फिलहाल भले ही इवान परसेल कबीले में सत्ता में हो, वह बोरिक के खिलाफ जोरदार कार्रवाई नहीं करेगा, खासकर माकीडेल कबीले के शामिल होने के बाद। परसेल कबीले के फायदे के लिए इवान निश्चित रूप से हमारे गठबंधन से अलग हो जाएगा और सिर्फ लॉरा और हम ही रह जाएंगे। हमारे पास बोरिक और माकीडेल कबीले की संयुक्त ताकतों का सामना करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। झाओ हाई ने आह भरी। असल मुद्दा यह है कि लॉरा क्या करेगी। उसके लिए परसेल डची को पूरी तरह से छोड़ देना शायद मुमकिन न हो। आखिरकार उसने यहीं अपनी जड़ें जमाई हैं। उसके लिए डची को छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। ग्रीन और बाकी लोग भी चुप थे। वे जानते थे कि परसेल डची के भीतर अपने सभी कारोबारों को छोड़ देना कठिन होगा। लॉरा के लिए एक व्यक्ति के रूप में अपनी हर चीज को त्यागना वास्तव में बहुत मुश्किल था। झाओ हाई ने आह भरी। अगर वाकई कोई और रास्ता नहीं बचा तो हम लॉरा को यही स्वीकार कर लेंगे। वैसे भी लॉरा अब एक्सूर साम्राज्य में नहीं रह पाएगी, खासकर अब जब उसे सिर्फ माकीडेल कबीले का ही नहीं बल्कि बोरिक का भी सामना करना पड़ेगा। एक्सूर साम्राज्य में माकीडेल कबीले की ताकत भले ही ज्यादा न हो, लेकिन बोरिक अलग है। वह दक्षिणी राजा है जिसने राजा के सिंहासन को चुनौती देने की हिम्मत की। ग्रीन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि फिलहाल हम यही कर सकते हैं। इस बार हमने लॉरा को फंसा लिया है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे खतरे में नहीं डाल सकते। आह भरते हुए झाओ हाई ने कहा, अंततः हमारी शक्ति ही कमजोर है। अगर हमारे पास बोरिक जितनी शक्ति होती तो कौन हमसे मुकाबला करने की हिम्मत करता। हम बस देखते रहो, देर सवेर इस महाद्वीप पर कोई भी हमारे बुढ़ा कबीले दो को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। ग्रीन ने झाओ हाई के चेहरे के भावों को गौर से देखा और हल्की सी मुस्कान दी। इस बार उसे लगा कि मामला उतना गंभीर नहीं है। खासकर झाओ हाई के इतने खुशमिजाज और आत्मविश्वास को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, जो झाओ हाई की मौजूदा हालत में बहुत कम देखने को मिलता है। ग्रीन झाओ हाई के जागने पर उसके बदले हुए व्यक्तित्व को देखकर हैरान था। हालांकि वह मामलों को संभालते समय बहुत शांत दिखता था, लेकिन असल में वह काफी आवेगशील और रूढ़िवादी था, जो कबीले के विकास के लिहाज से काफी नुकसानदायक था। ग्रीन झाओ हाई को और अधिक कुशल बनाने के लिए कुछ और तरीकों के बारे में भी सोच रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यह इच्छा अनजाने में पूरी हो जाएगी। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। अध्याय 213 4-6 विभाजन। लॉरा के बारे में झाओ हाई की चिंता को अगर एक शब्द में बयान किया जाए तो वो होगा दयनीय। झाओ हाई का पत्र मिलने के बाद लॉरा स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। नियर ने लॉरा को देखा जो वहां मूर्खतापूर्ण ढंग से बिना हिले डुले बैठी थी और एक पल के लिए डर गई। फिर वह क्वीन जॉन को ढूंढने और करेन को सूचित करने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ी। जब क्वीन जॉन लॉरा के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि लॉरा सोफे पर बैठी हुई खाली निगाहों से घूर रही थी। उसके हाथ में एक पत्र था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बस खाली निगाहों से कहीं देख रही थी, उस पर एक नजर भी नहीं डाल रही थी। चौंककर क्वीन जॉन तुरंत लॉरा के पास गया और धीरे से बोला, लॉरा, छोटी लॉरा, तुम्हें क्या हुआ? जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो, लॉरा उछल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, दादाजी क्वीन जॉन, अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? लॉरा का व्यवहार देखकर क्वीन जॉन डर गया और जल्दी से पूछा, क्या हुआ? क्या बात है? छोटी लॉरा, शांत हो जाओ और दादाजी से बात करो। क्वीन जॉन की आवाज सुनकर लॉरा को सांत्वना मिली और वह धीरे धीरे शांत हो गई।
हालांकि उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे और उसने धीरे धीरे सिसकते हुए अपने हाथ में मौजूद पत्र क्वीन जॉन को सौंप दिया। क्वीन जॉन ने पत्र लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसका चेहरा और भी बिगड़ता गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। वैसे भी मार्कीडेल परिवार अपने आप में ही एक बड़ी समस्या था। ऊपर से दक्षिणी राजा का नाम जुड़ जाने से लॉरा का इतना परेशान होना स्वाभाविक ही था। पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद क्वीन जॉन ने उसे चाय की मेज पर रख दिया। उसने लॉरा की ओर देखा और आह भरी। पत्र पढ़ते पढ़ते वह मन ही मन कई बातों पर विचार करने लगा था। अंततः उसने ये निष्कर्ष निकाला कि वे अब परसेल डची में नहीं रह सकते। केवल परसेल डची ही नहीं बल्कि पूरे एक्सू साम्राज्य में भी नहीं रह सकते थे। क्वीन जॉन लॉरा के पास गया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं छोटी लॉरा, अभी रोने का समय नहीं है। पहले सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। इसी समय करेन भी वहां आ गई। जब उसने लॉरा को आंसुओं से भीगा हुआ देखा तो वह चौंक कर बोली, लॉरा क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने तंग किया? क्वीन जॉन ने कड़वी मुस्कान के साथ पत्र कैरेन को थमा दिया। पत्र पढ़ते ही कैरेन का चेहरा बदल गया। वह पत्र का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ गया था। हालांकि वह ज्यादा बाहर नहीं जाता था, फिर भी वह दक्षिणी राजा के मजबूत व्यक्तित्व को जानता था। अब जब उसने अचानक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो मामला संभालना और भी मुश्किल हो गया। कैरेन ने पत्र को वापस मेज पर रख दिया और क्वीन जॉन की ओर मुड़ी। अंकल, आपके क्या विचार हैं? क्वीन जॉन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अब हम जो भी कहेंगे उसका कोई फायदा नहीं। अगर हम तीनों पक्ष सहयोग भी कर लें तो भी हम बोरिक के खिलाफ नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है कि हमें इवान को इस बारे में बताना चाहिए। फिर हमें जल्द से जल्द परसेल डची छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। बेहतर होगा कि हम एक्सू साम्राज्य ही छोड़ दें। कैरेन ने भी भौहें चढ़ाते हुए कहा, हम एक्सू साम्राज्य छोड़ने जा रहे हैं। बोरिक द्वारा पीछा किए जाने से बचने के लिए एक्सू साम्राज्य छोड़ रहे हैं। लेकिन मार्कीडेल कबीले का क्या होगा? मार्कीडेल कबीला महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और वहां उसका बहुत प्रभाव है। भले ही हम एक्सू साम्राज्य छोड़ दें, फिर भी उनसे भागना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। यह मत भूलिए कि हम पहले ही कबीले से अलग हो चुके हैं। क्वीन जॉन ने सिर हिलाया। ये बात मैं भी समझता हूँ, लेकिन जब तक हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, भले ही हमें मार्कीडेल कबीले का सामना करना पड़े, तब तक सब ठीक रहेगा। ऐसा करने से कम हमें बोरिक के आगे बढ़कर हमारा दुश्मन बनने का डर नहीं रहेगा। कैरेन ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। दो दुर्जय शत्रुओं का सामना करने की तुलना में निस्संदेह एक का सामना करना बेहतर था। इसके अलावा अन्य देशों में मार्कीडेल परिवार सर्वशक्तिमान नहीं था। इस समय तक लॉरा शांत हो चुकी थी। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और कहा, मैं तुरंत ग्रैंड ड्यूक के महल में जाकर उन्हें स्थिति समझाऊंगी। दादा क्वीन जॉन, मैं आपको यहीं छोड़कर तैयारियां शुरू करने जा रही हूँ। लॉरा के खड़े होते ही क्वीन जॉन ने सिर हिलाया। उसने नीर को गाड़ी तैयार करने को कहा और ग्रैंड ड्यूक के महल की ओर पूरी तेजी से दौड़ पड़ी। उसे इवान को सारी बात समझानी ही थी, खासकर इसलिए क्योंकि इवान उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उसने सोचा कि उसे इतने महत्वपूर्ण मामले को छिपाना नहीं चाहिए। जब लॉरा ग्रैंड ड्यूक के महल में पहुंची तो इवान को उसके आने की सूचना मिल गई। उसने तुरंत लॉरा का स्वागत अध्ययन कक्ष में किया। लॉरा को अंदर आते देख वह उसकी लाल आंखों को देखकर दंग रह गया, जो स्पष्ट रूप से रोने के कारण थी। इवान को समझ नहीं आ रहा था कि लॉरा को इतना रोने की क्या वजह थी। इवान ने जल्दी से कहा, छोटी लॉरा, कैसी हो? क्या हुआ? लॉरा ने इवान की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसने झाओ हाय द्वारा भेजे गए पत्र की बातों को दोहराया। लॉरा की बात सुनकर इवान के माथे पर शिकन आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि यह मामला इतना पेचीदा हो जाएगा। लॉरा के बोलने के बाद उसने इवान की ओर देखा और कहा, अंकल इवान, इस बार स्थिति बहुत पेचीदा है। हमने एक योजना बना ली है। हम अस्थायी रूप से परसेल डची से पीछे हटने के लिए तैयार हैं। इस तरह हमें बोरिक और मार्कीडेल कबीले दोनों से टकराव नहीं करना पड़ेगा। आपका क्या विचार है? इवान ने लॉरा की ओर देखा और आह भरी। छोटी लॉरा, तुम्हारे चाचा तुम्हें धोखा नहीं दे सकते। इस तरह की स्थिति में हमारा परसेल परिवार कुछ भी करने में असमर्थ है। इसके अलावा हम तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी दुकानें संभाले रखूंगा। मैं कुछ लोगों को भेजकर उन्हें संभाल लूंगा और तुम्हें हर महीने आमदनी भेज दूंगा। ये व्यवस्था काम करेगी, भले ही मैं अस्थायी रूप से इन्हें संभाल रहा हूँ। हैरान लॉरा को लगा ही नहीं था कि इवान ऐसा प्रस्ताव देगा। वह भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। लॉरा जानती थी कि इवान उसकी दुकानें जब्त नहीं कर रहा है। अगर इवान उन्हें जब्त करना चाहता तो उसे ये शब्द कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वे चले जाते तो उसके लिए उन्हें स्वेच्छा से अपने कब्जे में लेना ठीक होता। जाहिर है इवान ये सब ईमानदारी से कर रहा था। लॉरा जानती थी कि इवान के लिए ऐसा करना जोखिम भरा था। इससे न केवल बोरिक नाराज हो सकता था, बल्कि मार्कीडेल परिवार भी निश्चित रूप से नाराज हो जाता। उसने प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि इवान नाराज हो सकता है, इसलिए उसने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल इवान। हालांकि आप अभी परिवार के मुखिया हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बुजुर्गों की सभा इसका विरोध करेगी। इससे परसेल परिवार को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। इसलिए वे सहमत नहीं होंगे। इवान ने नाक सिकोड़ी। मैं इवान कभी भी अपने गिरे हुए दोस्त को नहीं मारता। आप निश्चिंत होकर मुझे स्टोव सौंपने के बारे में राहत महसूस कर सकते हैं। बस आपके जाने के बाद मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने स्टोव मुझे बेच दिए हैं। इससे वे कुछ नहीं कह पाएंगे। हालांकि दक्षिणी राजा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे लोग आलोचनाओं के पात्र होते हैं। इसके अलावा हमारे परसेल परिवार पर इतनी आसानी से कीचड़ नहीं उछाला जा सकता। वह हम पर ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। लॉरा ने इवान की बात मान ली क्योंकि कोई और चारा नहीं था। अगर वह नहीं मानती तो इवान सोचता कि वह उसे नीचा दिखा रही है। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं बाद में आकर इंतजाम कर दूंगी।
मैं साहब से भी सुविधाजनक समय पर बात कर लूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी कि वे ताइवान उत्पादों की आपूर्ति बंद न करें। इवान ने सिर हिलाते हुए घूर कर देखा। यह अच्छा है, मैं आपको विदा करता हूँ। ये दुकानें हमारे परसेल परिवार को सौंप दी जाएंगी और हम ही इनका प्रबंधन करेंगे। उनके पास हमसे ये दुकानें छीनने का कोई कारण नहीं होगा। अगर वे अनुचित व्यवहार करने की हिम्मत करते हैं तो मेरी प्रतिक्रिया के लिए मुझे दोष मत देना। लॉरा हल्की सी मुस्कुराए। चूंकि हमें जाना ही होगा इसलिए दुकानें स्वाभाविक रूप से अंकल इवान के प्रबंधन में आ जाएंगी। लेकिन अंकल सिर्फ हमारा ख्याल रखकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप दुकानों में कुछ हिस्सेदारी खरीद लें तो हम मुनाफे को आपस में बांट सकते हैं। 4-6 का बंटवारा कैसा रहेगा? हम 4 लेंगे और परसेल परिवार 6 ले लेगा। लॉरा की बात सुनकर इवान का चेहरा उतर गया। छोटी लॉरा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम अपने अंकल इवान को नीचा दिखा रही हो? क्या मैं इतना नाकाबिल हूँ? मैं तो दुकानों को संभालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो तुम मुझे इतना पैसा कैसे दे सकती हो? लॉरा मुस्कुराए और बोली, मैं आपको कभी नीचा नहीं दिखाऊंगी अंकल इवान। लेकिन अंकल, यह मत भूलिए कि अब आप परसेल परिवार के मुखिया हैं। अगर आप परसेल परिवार के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वे कानाफूसी करने लगेंगे और सोचेंगे आप मुखिया की कुर्सी पर बैठे हैं, फिर भी हमारी मदद नहीं कर रहे। मैं आपको दुकान का प्रबंधन और मुनाफे का 60% हिस्सा दे रही हूँ। ऐसा इसलिए ताकि आपके परिवार के वे बड़े बुजुर्ग कुछ न कह सके। मैंने दुकान सस्ते में तो नहीं बेची है ना? इवान को जब समझ आया कि लॉरा सही कह रही थी तो वह शांत हो गया। वह परसेल कुल का असली मुखिया था, इसलिए उसे परसेल कुल का ध्यान रखना ही चाहिए। दरअसल जब उसने माँ की देल कुल से निपटने में लॉरा की मदद करने का फैसला किया था तो कुल के कुछ बड़े बुजुर्ग इस फैसले से कुछ हद तक असंतुष्ट थे और उन्हें लगा था कि यह व्यर्थ है। अगर अब वह लॉरा को दुकानों का प्रबंधन करने में मदद करे और बदले में कोई लाभ न ले तो कुल के बड़े बुजुर्ग निश्चित रूप से उससे असहमत होंगे। इस विचार के साथ ही इवान के मन में असहिष्णुता का भाव उत्पन्न हो गया। यद्यपि अब उसके पास वास्तविक शक्ति थी, फिर भी उसने पाया कि कई ऐसे मामले थे जिन पर वह मनमानी नहीं कर सकता था। आखिरकार परसेल परिवार में जो मैं कहूं वही हो का सिद्धांत प्रचलित नहीं था। उन बड़ों के पास भी एक निश्चित अधिकार था, वह उनकी भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता था। इवान ने लॉरा की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन अगर तुम कभी परसेल डची लौट आती हो तो मैं ये सारी दुकानें तुम्हें वापस सौंप दूंगा। लॉरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसका दिल सचमुच दुख रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक दिन परसेल डची लौट पाएगी। उसने एक्सू साम्राज्य में दक्षिणी राजा बोरिक को नाराज कर दिया था। परसेल कबीले जैसे किसी बड़े कुलीन परिवार से न होने पर उसके जैसी किसी के लिए परसेल डची लौटना असंभव था। उसे डर था कि वह एक्सू साम्राज्य भी नहीं लौट पाएगी। इवान से इस मामले पर चर्चा करने के बाद लॉरा ग्रैंड ड्यूक के महल से निकलकर फेथ मैंशन लौट आए। फेथ मैंशन में किसी तरह की अफरा तफरी का माहौल नहीं था क्योंकि अधिकांश नौकरों को स्थिति की जानकारी ही नहीं थी। ये जानना जरूरी है कि लॉरा पूरे परसेल डची की दैनिक आवश्यकताओं के लगभग 50% शेयरों को नियंत्रित करती थी। अगर यहाँ घबराहट फैलती तो पूरे डची में दैनिक आवश्यकताओं की कीमतों में उतार चढ़ाव आ जाता। लॉरा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। जब लॉरा अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई तो उसने क्वीन जॉन को कई पत्र लिखते हुए पाया। लॉरा ने पत्रों को देखा और पाया कि वे हिगानबाना स्टोर के प्रबंधकों को भेजे जाने थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि क्वीन जॉन हिगानबाना स्टोर श्रृंखला को पूरी तरह से बंद करने की योजना बना रहा था। पत्र को वापस रखते हुए लॉरा ने क्वीन जॉन से कहा, दादाजी क्वीन जॉन, आपको ये पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने ग्रैंड ड्यूक इवान के साथ समझौता कर लिया है। हम उन्हें दुकानें संभालने देंगे और मुनाफा हम दोनों के बीच 4:6 के अनुपात में बांट लिया जाएगा। हम 4 लेंगे और वह 6 लेंगे। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। अध्याय 214 युवा महिला। हैरान होकर क्वीन जॉन ने अपना पेन गिरा दिया। उसने लॉरा की ओर देखा और कहा, क्या इवान ने सचमुच ऐसा कहा? क्या वह सचमुच इसके लिए सहमत हो गया? लॉरा ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, ग्रैंड ड्यूक इवान मान गए हैं। उन्होंने शुरू में ही कहा था कि वे स्टोरों के प्रबंधन में मेरी मदद करेंगे। जब मैंने उनके चेहरे के भाव देखे और पाया कि वे गंभीर हैं तो मैं समझ गई कि वे हमारे स्टोरों पर कब्जा नहीं करना चाहते। तभी मैंने 4:6 के बंटवारे का प्रस्ताव रखा जिस पर वे सहमत हो गए। क्वीन जॉन ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। ये तो कमाल है, लेकिन आपको ग्रैंड ड्यूक इवान को पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से समझा देनी चाहिए थी। चूंकि हमारे स्टोर के प्रबंधक हमारे भरोसेमंद अधीनस्थ हैं, इसलिए भविष्य में अगर हमें उनकी जरूरत पड़े तो उन्हें जाने देना होगा। लॉरा क्वीन जॉन का मतलब समझ गई थी। व्यापारियों के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता होती है। चूंकि उन्हें परसेल डची और एक्सूर साम्राज्य छोड़कर दूसरे देश जाना था, इसलिए उन्हें जीविका चलाने के लिए व्यापार जारी रखना पड़ता। अविश्वसनीय अधीनस्थों के साथ व्यापार करना ठीक नहीं होता। यही क्वीन जॉन का तात्पर्य था। सिर हिलाते हुए लॉरा ने कहा, कृपया चिंता न करें दादा क्वीन जॉन, मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार हमें पत्रों की सामग्री में बदलाव करना होगा। क्वीन जॉन ने सिर हिलाया। तो चलिए हम उन्हें एक साथ कासा सिटी बुला लेते हैं। उनके यहाँ आने के बाद हम उन्हें स्थिति समझा देंगे और उन्हें अपनी तैयारियां करने देंगे। मैं सियल को खजाना खाली करने और जो भी सामान हमें पैक करना है उसे लाने के लिए भेजूंगा। सौभाग्य से श्रीमान ने हमें कई सारे स्पेशल बैग भेजे हैं, नहीं तो हम अपने साथ ज्यादा कुछ नहीं ले जा पाते। लॉरा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ क्वीन जॉन की ओर मुड़कर पूछा, मेरे पिता के बारे में क्या ख्याल है? क्वीन जॉन ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, उसकी नजर में उसके प्रियतम से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वह अपने प्रियतम को समेटने जा रहा है। एक लॉरा खुद को रोक नहीं पाए और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। वह जानती थी कि क्वीन जॉन का क्या मतलब था।
जिन डार्लिंग्स का जिक्र क्विन जॉन कर रहा था वे जादुई सरणी की किताबें थी जिन्हें करेन ने वर्षों से इकट्ठा किया था। साथ ही उसके कई प्रायोगिक नोट्स और परीक्षण उपकरण भी थे। ये सभी चीजें करेन के लिए किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने क्विन जॉन की ओर देखते हुए पूछा, क्विन जॉन, क्या तुमने सोचा है कि हम कहाँ जाएंगे? क्या हम सीधे परसेल डची छोड़ देंगे? क्विन जॉन ने कलम नीचे रख दी और कुछ देर सोचने के बाद बोला, अभी सीधे निकलना ठीक नहीं होगा। हमारे पास फिलहाल दो विकल्प हैं। पहला है बीस्ट फोर क्वेरीज में जाना, जहां हमने कई व्यवसाय स्थापित किए हैं। अगर हम अभी बीस्ट फोर क्वेरीज चले जाते हैं तो चाहे माकी डेल कबीला हो या बोरिक, कोई भी बीस्ट फोर क्वेरीज की ताकत का सीधा मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत नहीं है। अगर हम वहां चले जाते हैं तो वे हमसे निपटने के लिए विशेषज्ञों को भेजने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम वहां सुरक्षित रहेंगे। लॉरा ने सिर हिलाया। बीस्ट फोर क्वेरी जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हम बीस्ट फोर क्वेरी के रास्ते महाद्वीप के अन्य स्थानों पर भी जा सकते हैं। वहां 3 रास्ते हैं, जिनमें से पहला परसेल डची की ओर जाता है, दूसरा रास्ता एल्विन फॉरेस्ट 2 की ओर जाता है और तीसरा समुद्री मार्ग है। परसेल डची वापस जाना तो बिल्कुल असंभव है, इसलिए हमारे पास केवल एल्विन फॉरेस्ट और समुद्री मार्ग ही बचते हैं। एल्फ 1 एल्फों का क्षेत्र है। वे अन्य जातियों के साथ मित्रवत नहीं है। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम अपनी कार्रवाई को लंबा नहीं खींच सकते, अतः उस मार्ग से जाना संभव नहीं है। अंतिम मार्ग समुद्री मार्ग खतरनाक है। यद्यपि अन्य देश बीस्ट फोर क्वेरी की ओर व्यापारिक बेड़े भेज सकते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक बेड़े समुद्री डाकुओं के हमलों के प्रति आसानी से असुरक्षित हैं। ये भी एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। क्या कोई और रास्ता है? क्विन जॉन ने लॉरा की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। एक और आसान तरीका है और वो है झाओ हाई। इस बार हालात ऐसे हैं कि झाओ हाई परसेल डची में नहीं रह सकता, नहीं तो उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। मैंने पहले सुना था कि बुढ़ा कबीले की सारी मुसीबतें बोरिक की वजह से हैं। अगर बोरिक को पता चल गया कि वे यहाँ हैं तो वे खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए वे जरूर चले जाएंगे। झाओ हाई के पास एक ऐसा खजाना है जिससे सामान आसानी से पहुंचाया जा सकता है, नहीं तो वह जरूरत के समय परसेल कबीले को इतनी आसानी से खाना नहीं पहुंचा पाता। इस बार हम जाकर उसे ढूंढ सकते हैं। यकीनन वह हमें सुरक्षित जगह पहुंचा देगा। हालांकि वह खजाना कबीले का कोई महत्वपूर्ण खजाना हो सकता है, इसलिए अगर वह उसे हमारे लिए इस्तेमाल करता है तो कुछ शर्तें होंगी। क्विन जॉन की बात सुनकर लॉरा शर्मा गई। उसे याद आया कि झाओ हाई ने उससे पहले क्या शर्त रखी थी। अगर वह बुढ़ा कबीले का असली रहस्य जानना चाहती थी तो उसे झाओ हाई से शादी करनी होगी। इस विचार से लॉरा का चेहरा और भी लाल हो गया। 3 लॉरा की प्रतिक्रिया देखकर क्विन जॉन मुस्कुराया। झाओ हाई ने लॉरा को जो शर्त बताई थी उसके बारे में क्विन जॉन को पहले से ही पता था। लॉरा का झाओ हाई से बार बार मिलना जुलना क्विन जॉन की नजर में हमेशा से ही था। आखिरकार पिछले कुछ सालों से लॉरा की नजर सिर्फ झाओ हाई पर ही टिकी थी, इसलिए जब भी लॉरा झाओ हाई से मिलने के बाद लौटती, क्विन जॉन नीर से झाओ हाई की कही बात के बारे में पूछने का मौका ढूंढ लेता। इस तरह झाओ हाई ने लॉरा को जो शर्त बताई थी वह स्वाभाविक रूप से क्विन जॉन तक भी पहुंच गई। जब लॉरा ने क्विन जॉन को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने उसके चेहरे के भाव देखकर जान लिया कि क्विन जॉन उसकी बात समझ गया है। ये बात उसे केवल नीर ने ही बताई होगी। इस मामले के बारे में क्विन जॉन को बताने के लिए वह नीर को दोष नहीं दे सकती थी। लॉरा बस थोड़ी झिझक रही थी। आखिर वह अभी भी एक लड़की ही थी। इसके अलावा उसे वास्तव में झाओ हाई में थोड़ी दिलचस्पी थी। फिर भी वह क्विन जॉन की आंखों में देखने से थोड़ा डर रही थी। अंत में लॉरा ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, चलो भाई हाई के पास चलते हैं ताकि हम उनके साथ जा सकें। इसके अलावा हम भाई हाई के भविष्य के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। बाद में हमें उनके साथ सहयोग करना होगा। लॉरा की बातें सुनकर क्विन जॉन की आंखें चमक उठी। वह समझ गया कि लॉरा का क्या मतलब था। ऐसा लग रहा था कि लॉरा के मन में झाओ हाई के लिए वाकई भावनाएं थीं, क्योंकि ऐसी बातें कहना झाओ हाई की शर्त को स्वीकार करने के बराबर था। दरअसल क्विन जॉन को झाओ हाई काफी पसंद था। चूंकि वह जानता था कि झाओ हाई के पास एक रहस्यमय डाइवर्जेंट तकनीक है, इसलिए उसका भविष्य असीमित था। इसके अलावा लॉरा के उसके साथ होने से क्विन जॉन बहुत खुश था। लॉरा ने क्विन जॉन की ओर देखा, जिसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, हम यहाँ सामान पैक करना खत्म कर लेंगे और फिर झाओ हाई के पास चलेंगे। युवती, बेहतर होगा कि आप पहले झाओ हाई को एक पत्र भेज दें, सीधे वहां न जाएं। सिर हिलाते हुए लॉरा ने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं एक पत्र लिखूंगी और उसे कल भेज दूंगी। अभी काफी देर हो चुकी है और हमें जल्दी आराम करना है। ओह वैसे दादाजी क्विन जॉन, हम कुछ भूल गए हैं। क्या भूल गए? क्विन जॉन ने पूछा। लॉरा की आंखों में ठंडी चमक आ गई। हम एलोडिया के बारे में भूल गए हैं। लॉरा की बातें सुनकर क्विन जॉन दंग रह गया। उसका चेहरा उतर गया और उसने कहा, हाँ, हम उसके समूह के बारे में भूल गए हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। झाओ हाई से संपर्क करो क्योंकि वह एक डाइवर्जेंट वॉलॉक है। हालांकि मुझे उसकी डाइवर्जेंट तकनीक नहीं पता, लेकिन उसके पास मौजूद सभी एंडेड को देखकर लगता है कि वह लोगों को एंडेड में बदलना जानता है। अगर हम झाओ हाई से उन्हें एंडेड में बदलवा कर उनका सही इस्तेमाल कर सकें तो यह अच्छा होगा। लॉरा ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि अब कार्लो के प्रति उसकी भी वैसी ही नफरत थी। संयोगवश वे दोनों एलोडिया से भी नफरत करते थे, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से क्विन जॉन की बातों का विरोध नहीं किया। उन्होंने बातचीत खत्म करने और आराम करने जाने से पहले कई और मामलों पर चर्चा की। इस समय उनमें से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं थी और उन्हें सामान्य व्यवहार करना चाहिए था, अन्यथा खामियां उजागर हो सकती थीं। अगली सुबह झाओ हाई और बाकी लोग जल्दी उठ गए। नाश्ता करने के बाद झाओ हाई ने ग्रीन, मेग और शू 10,000 परछाइयों के समूह को लेकर कासा शहर की ओर प्रस्थान किया। जब वे कासा शहर पहुंचे तो शहर के द्वार अभी अभी खुले थे। झाओ हाई तुरंत शहर में दाखिल हुआ और सीधे आस्था हवेली की ओर चल पड़ा।
चून की घटनाएं तेजी से घट रही थी, इसलिए वे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लॉरा को अभी अभी पता चला था कि झाओ हाई फेथ मैंशन की ओर जा रहा है। वो पत्र लिखने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि झाओ हाई इतनी जल्दी आ जाएगा। उन्होंने झाओ हाई और उनके समूह का अध्ययन कक्ष में स्वागत किया। लॉरा ने 10,000 परछाइयों वाले शू की ओर हैरानी से देखा और पूछा, भाई हाई, ये कौन है? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये 10,000 परछाइयों वाला शू है। कार्लो ने पहले उसे मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन फिलहाल उसने मेरी सेवा करने की रक्षापत्र ली है। मिस लॉरा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉरा एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन तुरंत संभल गई और उसने 10,000 परछाइयों वाले शू का अभिवादन किया, जिसने भी जल्दी से उसका अभिवादन किया। इसके बाद वह झाओ हाई के पीछे अपनी पिछली जगह पर वापस चला गया। झाओ हाई ने लॉरा की ओर सिर घुमाते हुए कहा, मैं आज तुम्हारी तैयारियों के बारे में पूछने आया हूँ। साथ ही क्या तुमने इवान को स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है, और क्या तुम्हारी कोई योजना है? लॉरा और क्वीन जॉन ने एक दूसरे को देखा, फिर लॉरा ने कहा, मैंने ग्रैंड ड्यूक इवान को पहले ही मामला समझा दिया है। ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि वे इस मामले में दखल नहीं दे सकते, लेकिन हमारी दुकानें बरकरार रख सकते हैं। हम दुकानें खुली रख सकते हैं और वे उनका प्रबंधन संभाल लेंगे। मैंने ग्रैंड ड्यूक के साथ आय के बंटवारे पर 4:6 का समझौता कर लिया है। मुझे 4 भाग मिलेंगे, उन्हें 6। हालांकि मुझे उम्मीद है कि भाई हाई ताओयुआन की आपूर्ति बंद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, झाओ हाई ने जवाब दिया। ताओयुआन उत्पादों की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आप अपने भंडार बरकरार रख सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा है। मैं इस मामले को लेकर वास्तव में चिंतित था। झाओ हाई का जवाब सुनकर लॉरा को राहत मिली। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और उसने कहा, इस बार हम एक्सू साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें ये पूछना होगा कि क्या भाई हाई हमें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद कर सकेंगे। भाई हाई का इरादा क्या है? उसकी बातें सुनकर झाओ हाई एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने लॉरा का शर्माया हुआ चेहरा देखा और समझ गया कि उसका क्या मतलब है। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉरा, क्या तुम मेरी शर्तें मानोगी? जैसे ही झाओ हाई ने ये शब्द कहे, ग्रीन और बाकी सब लोग लॉरा को ध्यान से देखने लगे। वे उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, जिससे उसका चेहरा और भी लाल हो गया। आखिरकार उसने खुद को संभाला और गंभीरता से झाओ हाई की तरफ देखते हुए बोली, कृपया भाई हाई, मेरी मदद कीजिए। लॉरा की बात सुनने के बाद ग्रीन खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया, लगता है हमें मिस लॉरा को बुलाने का तरीका बदलना होगा और उसकी जगह यंग मिस चार कहना होगा। लॉरा का चेहरा और भी लाल हो गया और झाओ हाई भी शर्मा गया। उसे लगा नहीं था कि लॉरा मान जाएगी, इसलिए उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। हालांकि इस असहजता के पीछे थोड़ी सी उत्तेजना भी थी। अगर लॉरा मान भी नहीं जाती तो भी वह उसे अपना राज बता देता, लेकिन अब क्योंकि वह मान गई तो बात और भी अच्छी हो गई। अध्याय 215, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? क्वीन जॉन ने आह भरी। हालांकि उसे पता था कि यह दिन आएगा, फिर भी उसका दिल बेचैन था। आखिरकार उसने लॉरा को बचपन से देखा था। अब अचानक उसने कहा कि वह झाओ हाई की शर्त मानकर उससे शादी करने को तैयार है। यह ऐसा था मानो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ रही हो। यह बहुत ही असहज करने वाला एहसास था। कुछ देर बाद झाओ हाई शांत हो गया। उसने लॉरा की ओर देखकर पूछा, तुम्हें और क्या तैयारी करनी है? अगर तुम्हें कुछ ले जाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। झाओ हाई की बात सुनकर लॉरा को राहत मिली और उसने कहा, यहाँ सब कुछ व्यवस्थित करने का काम लगभग पूरा हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि साहब ने हमें कई सारे स्पेशल बैग दिए हैं, क्योंकि वे वाकई बहुत मददगार हैं। फिर भी सारा सामान ले जाने के लिए हमें कुछ और गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें यहाँ अपने कबीले के बाकी लोगों को कई बातें समझानी है और इसमें कई दिन लग जाएंगे। झाओ हाई ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, हम कुछ दिनों के लिए यहीं रुकेंगे। कृपया हमारे लिए एक कमरा बुक करा दीजिए। जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो हम साथ में चले जाएंगे। लॉरा एक पल के लिए रुक गई, फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है। हवेली में एक अतिथि कक्ष है, आप अगले कुछ दिनों तक वहां रह सकते हैं। सिर हिलाते हुए झाओ हाई ने कहा, तुम्हें इवान से बात करनी चाहिए। हमारे जाने के बाद वह हर 5 दिन में स्टोनी माउंटेन पर सामान लाने के लिए लोगों को भेज सकता है। स्टोनी माउंटेन पहुंचने पर उन्हें बस जमीन पर 3 बार खटखटाना होगा। हम अगले दिन पहुंचेंगे और वे गोदाम से सामान ले लेंगे, लेकिन अगर वे नहीं खटखटाएंगे तो उन्हें सामान नहीं मिलेगा। लॉरा ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। साथ ही मैंने कार्लो के कुछ अधीनस्थों को बंदी बना रखा है। मैं चाहती हूं कि उन्हें उनके अपराधों की सजा मिले। आपका क्या विचार है? कुछ देर सोचने के बाद झाओ हाई ने कहा, ठीक है। आप मुझसे उनके साथ कैसे निपटने की उम्मीद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि उन्हें चुप करा दिया जाए? लॉरा ने झाओ हाई की ओर देखा और आह भरी। मैं उन्हें चुप कराना तो नहीं चाहती, लेकिन हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। उनसे उत्पन्न खतरा बहुत बड़ा है। हालांकि एलोडिया और उसकी टीम पिछले कुछ दिनों से आज्ञाकारी रही है, फिर भी हमें उनके बारे में कुछ जानकारी मिल चुकी है, इसलिए मुझे उन पर भरोसा नहीं है। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इन्हें मुझे सौंप दीजिए, मैं इनसे निपट लूंगा। लॉरा ने सिर हिलाया। उसने नीर की ओर मुड़कर कहा, नीर, भाई हाई को उनके कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ। भाई हाई को जो भी जरूरत हो उसका ध्यान रखना। नीर ने बात मान ली और झाओ हाई के पास चला गया। झाओ हाई खड़ा हुआ और लॉरा से बोला, इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा क्योंकि बोरिक और माकी डेल परिवार दोनों की नजर हम पर है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लॉरा ने सिर हिलाया और झाओ हाई नीर के पीछे पीछे चला गया। झाओ हाई के बाहर जाने का इंतजार करने के बाद लॉरा ने क्वीन जॉन की ओर मुड़कर कहा, दादाजी क्वीन जॉन, हमें अपने सारे मामले जल्द से जल्द निपटाने होंगे।
जब स्टोर मैनेजर आएंगे तो हम उन्हें सब कुछ बता देंगे और फिर हमें तुरंत निकलना होगा। भाई हाई ने हमारे बारे में जो कहा था कि अब हम सुरक्षित नहीं हैं, वह बिल्कुल सही है। क्विन जॉन ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, यहाँ की सफाई का काम पहले ही किल एक और अन्य भरोसेमंद अधीनस्थों को सौंप दिया गया है। इसके अलावा वे हमारे साथ आने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए निश्चिंत रहो। ओह हाँ, हम झाओ हाई से यह पूछना भूल गए कि हम कितने लोगों को साथ ले जा सकते हैं। अगर वह कई लोगों को ले जा सकता है तो सब ठीक रहेगा। लौरा ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, मैं पूछना भूल गई। खाने के समय इस बारे में बात कर लेते हैं। वैसे भी वह अगले कुछ दिनों तक यही रहेगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्विन जॉन ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान दी। मैंने देखा कि झाओ हाई तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है। वास्तव में अगर तुम उसका अनुरोध स्वीकार नहीं भी करते तो भी वह शायद तुम्हें अपने साथ ले लेता। क्विन जॉन की तरफ देखते ही लौरा का चेहरा पीला पड़ गया। आह भरते हुए उसने कहा, सच कहूं तो भाई हाई के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है। इस समय हम पर बहुत विपत्ति आई है और केवल भाई हाई ही हमारी मदद कर सकते हैं और करेंगे। इसके अलावा हमारी पिछली मुलाकातों में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने किसी लड़की को बहलाने फुसलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो शर्त रखी वह असल में एक छिपा हुआ प्रस्ताव था। उनके स्वभाव को देखते हुए ऐसा करना तो सीधे सीधे आगे बढ़ना ही था। मैं क्यों न मानूं। वह शांत हो गई। सच कहे तो साल भर चलने वाले अपने व्यवसाय और जिन लोगों से वह मिलती जुलती थी उनके कारण लौरा का स्वभाव झाओ हाई के थोड़े संकोची स्वभाव की तुलना में कहीं अधिक खुला था। प्रेम के मामले में वह झाओ हाई से अधिक साहसी थी और अपनी पसंद नापसंद को खुलकर कहने का साहस रखती थी। इसलिए उसने झाओ हाई की शर्त मान ली। क्विन जॉन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुझे अफसोस है कि आप मेरी बात समझ नहीं पा रही हैं। हालांकि झाओ हाई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वह उन अफवाहों से भी मेल नहीं खाता जिनमें उसे एक शौकीन मिजाज व्यक्ति कहा जाता था, जबकि अब वह ऐसा नहीं है। अगर आप उससे शादी कर लेंगी तो वह निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। कम से कम वह उन दूसरे शौकीन मिजाज लोगों की तुलना में अधिक मजबूत तो है, इसलिए मुझे ज्यादा राहत मिलेगी। लौरा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखावटी आदमी की बजाय एक ईमानदार आदमी को चुनूंगी। झाओ हाई ईमानदार और सक्षम दिखता है, इसलिए मैं उसे ही चुनूंगी। क्विन जॉन हंसते हुए बोली, अरे वाह, अब तुम शर्मीली बच्ची नहीं रही। तुमने सचमुच ये शब्द कह दिए। अब तक लौरा शांत हो चुकी थी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसे कहते हैं अवसर का लाभ उठाना। अगर मैं यह मौका चूक गई तो नाइंसाफी होगी। शायद आपने ध्यान न दिया हो, लेकिन मेघ भी उसी समय उसे ललचाई निगाहों से देख रही थी। क्विन जॉन और लौरा मुस्कुराए और उनके दिलों से उदासी का माहौल मानो दूर हो गया। पिछले कुछ दिनों से लौरा उदास थी। उसने पिछले कुछ वर्षों में अपने व्यवसाय की नींव रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मौजूदा हालात में उसकी उदासी को शब्दों में बयां करना कितना मुश्किल था। अपने मूड के चलते लौरा ने झाओ हाई की शर्त मान ली थी, जो शादी का प्रस्ताव था, और बदले में झाओ हाई ने उसे बचाया था। उसने सहमति जताते हुए कुछ शब्द कहे थे और अब मुस्कुरा रही थी। वह अपने मन के भावों को दबा रही थी, जो अब लगभग खत्म हो चुके थे। इस समय वह झाओ हाई की शर्तों के बारे में सोच रही थी। चूंकि उसने शर्त मान ली थी, इसलिए उसे उसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर क्विन जॉन ने मुड़कर लौरा की ओर देखा। छोटी लौरा, तुमने झाओ हाई की शर्त मान ली है, लेकिन कुछ बातें तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। झाओ हाई ही बुढ़ा वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी है, इसलिए ग्रीन निश्चित रूप से झाओ हाई को वंश की उर्वरता बढ़ाने के लिए अन्य पत्नियां लाने के लिए कहेगा। इससे बुढ़ा वंश का विस्तार होगा और वह फलेगा फूलेगा। भविष्य में तुम्हें कई ऐसी महिलाओं से सावधान रहना होगा जो तुम्हारे पति को तुमसे छीनने के लिए तैयार रहेंगी। लौरा ने आह भरी। मुझे पता है, लेकिन ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं जिनकी जीवन भर एक ही पत्नी हो, खासकर कुलीन वर्ग के पुरुष। मुझे भाई हाई पसंद है और उन्हें भी मैं पसंद हूँ। अगर एक दिन वो मुझे पसंद करना बंद कर दे तो भी मैं अपनी रोजी रोटी कमा लूंगी। वैसे भी अगर मेरी जिंदगी में कोई पुरुष न भी हो तो भी सब ठीक ही रहेगा, क्योंकि मैं उसके बिना जी सकती हूँ। क्विन जॉन ने आह भरी। यह महिलाओं की असहिष्णुता थी। आर्क महाद्वीप पर हालांकि महिलाओं को विरासत का अधिकार था और उनका दर्जा पुरुषों के समान था, लेकिन जब वास्तव में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कमजोर थी। तो ऐसा कोई कानून नहीं था जो इस समस्या का समाधान कर सके। कुछ देर बातचीत करने के बाद लौरा की दुकानों के प्रबंधक कासा सिटी पहुंच गए। कल लौरा ने इन प्रबंधकों को पत्र लिखकर कासा सिटी आने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें उनसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी थी। बड़े व्यापारी संगठनों को पहले से ही पता था कि कासा शहर उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली हो। इसी वजह से जब उन्होंने लौरा की हरकतें देखी तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। ये स्टोर मैनेजर लौरा के भरोसेमंद सहायक थे, क्योंकि लौरा ने उन्हें स्वयं प्रशिक्षित किया था। लौरा के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां थीं, इसलिए वे उसका अनुसरण करने के लिए दृढ़ थे। लौरा ने उन्हें बुलाया था, इसलिए वे जानते थे कि हाल ही में कोई महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। उनके बुलावे पर वे तुरंत कासा सिटी पहुंच गए। दूर से आने वाले लोग कल रात से ही हवा का रुख देखकर घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे। उन्होंने कई घोड़ों को बांध रखा था ताकि बीच में रुककर घोड़ों को बदलने की जरूरत न पड़े। अगले दिन दोपहर तक सभी स्टोर मैनेजर पहुंच चुके थे। लौरा ने तुरंत स्टोर मैनेजरों से मुलाकात नहीं की। इसके बजाय उसने पहले उन्हें खाने और आराम करने दिया, जो बाद में दिन में होगा। दोपहर में उसने झाओ हाई को भोजन कक्ष में खाने के लिए आमंत्रित किया। लौरा द्वारा परोसा गया भोजन स्टोनी माउंटेन के भोजन से काफी अलग था। उन्होंने अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ बेहतरीन बछड़े का मांस खाया और साथ ही बहुत बढ़िया वाइन का भी आनंद लिया। हालांकि झाओ हाई को इस तरह की चीजें खाने की आदत नहीं थी और उसने केवल बछड़े का मांस ही खाया।
खाना खाने के बाद लॉरा झाओ हाई को बैठक कक्ष में ले गई। जब सब बैठ गए तो लॉरा ने झाओ हाई से पूछा, भाई हाई, आप कितने लोगों के लिए सामान ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं? कितने सामान? अगर मुझे पता होगा तो मेरे लिए तैयारी करना आसान होगा। मुस्कुराते हुए झाओ हाई ने कहा, चिंता मत कीजिए, आप जितनी चाहें उतनी चीजें ला सकते हैं। लोगों के मामले में भी यही बात लागू होती है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, वे लोग पूरी तरह भरोसेमंद होने चाहिए। झाओ हाई का जवाब सुनकर लॉरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। चिंता मत करो, वे सब स्वभाव से ही भरोसेमंद हैं, वरना बुरा वंश का रहस्य उजागर करना मुसीबत खड़ी कर देता। मेघ मुस्कुराई और बोली, मिस लॉरा की शादी नहीं हुई है। क्या आपने बुढ़ा परिवार के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया है? क्या छोटी मालकिन इस शादी को लेकर चिंतित नहीं हो रही है? ये शब्द सुनकर ग्रीन और क्वीन जॉन दोनों मुस्कुरा उठे। लॉरा का चेहरा लाल हो गया। उसने मेघ को घूरते हुए कहा, तुम बकवास कर रही हो, मैं भाई हाई को तुमसे शादी नहीं करने दूंगी। मेघ का चेहरा भी लाल हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि लॉरा अचानक उसके मन की बात जान लेगी। झाओ हाई ने भी नहीं सोचा था कि लॉरा मेघ को इस तरह चढ़ाएगी और इससे वह शर्मिंदा हो गया। उसने ग्रीन की तरफ देखा और कहा, दादा ग्रीन, दादा क्वीन जॉन, आप सब पहले जा सकते हैं, मैं लॉरा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ग्रीन और क्वीन जॉन ने एक साथ एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे के चेहरे पर खुशी का भाव देखा, फिर वे मुड़कर चले गए। इस तरह झाओ हाई और लॉरा कमरे में अकेले रह गए। ये पहली बार था जब लॉरा झाओ हाई के साथ अकेली थी। झाओ हाई को देखते हुए वह थोड़ी घबराई हुई थी, उसे नहीं पता था कि झाओ हाई क्या कहना चाहता है। लॉरा को देखते हुए झाओ हाई के चेहरे पर मोहक भाव थे, जिससे लॉरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर बाद झाओ हाई ने कहा, लॉरा, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? लॉरा हैरान थी, उसे समझ नहीं आया कि झाओ हाई का क्या मतलब था। अब उनकी सगाई हो चुकी थी तो वह अचानक नफरत की बात कैसे कर सकता था? लॉरा के असमंजस भरे चेहरे को देखकर झाओ हाई ने आह भरी और कहा, अगर मैं प्रकट न होता तो ये सब बातें न होती। तुम्हें कासा शहर छोड़ने या अक्सू साम्राज्य छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़ता। तुम्हें सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम नाराज नहीं हो? पहले जब तुमने कहा था कि मैं भविष्य में मेघ से शादी करूंगा तो तुम सही थी। हम साथ पले बड़े हैं और मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में वह मेरे साथ खड़ी रही, मेरा ख्याल रखती रही। मैं यह नहीं नकारूंगा कि मेरे मन में मेघ के लिए गहरी भावनाएं हैं, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। तुम दोनों में से किसी एक को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। क्या मैं बहुत लालची हूँ? टिप्पणियाँ। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। फुटनोट, अध्याय 216। ये क्षण। लॉरा ने झाओ हाई को खाली निगाहों से देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कहेगा, जिससे उसे हैरानी हुई। फिर भी उन शब्दों ने उसे भावुक कर दिया। आर्क महाद्वीप पर एक पत्नीत्व से संबंधित कोई कानून नहीं था। झाओ हाई चाहे तो वह अपनी पसंद की किसी भी महिला से शादी कर सकता था। लॉरा ने इस विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लिया क्योंकि महाद्वीप पर यह स्वाभाविक था। लॉरा की नज़र में झाओ हाई के शब्दों का मतलब था कि वह उसे सचमुच पसंद करता था। क्योंकि वह उसे पसंद करता था, बल्कि उससे प्यार करता था। ये सोचकर कि उसके दिल में किसी और के लिए जगह है, उसे ऐसा लगा जैसे वह लॉरा के साथ विश्वासघात कर रहा हो। इस वजह से उसे अपराधबोध हुआ और यही बात लॉरा को सबसे ज्यादा छू गई। लॉरा खड़ी हुई और झाओ हाई के सामने चली गई। उसने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, भाई हाई, मैं इन सब बातों के लिए आपको दोष नहीं दे रही हूँ। सच कहूं तो मुझे डर था कि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर मेघ बचपन से आपके साथ रही है, आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसके अलावा आप बुढ़ा वंश के मुखिया हैं। बुढ़ा वंश के इकलौते उत्तराधिकारी होने के नाते वंश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए केवल मुझसे ही विवाह करना असंभव है। मैं मेघ से आपके विवाह का विरोध नहीं करूंगी। सच कहूं तो मेघ भी आपको पसंद करती है। मैंने ये देख लिया था और खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। झाओ हाई ने लॉरा को घूर कर देखा। उसने लॉरा को इन सब बातों के बारे में इसलिए बताया क्योंकि वह अपने दिल की उस खाई को अकेले पार नहीं कर सकता था। पृथ्वी पर लगभग 3 दशकों के जीवन ने उसके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया था। ये कहना गलत होगा कि वह अपना दृष्टिकोण बदल सकता था। झाओ हाई वास्तव में लॉरा से स्नेह करता था और इसी कारण उसे लॉरा के प्रति दुख महसूस हो रहा था। लॉरा की भावनाओं को सुनकर झाओ हाई को थोड़ा सुकून मिला। उसने लॉरा की ओर देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लॉरा हैरान तो हुई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने धीरे से अपना सिर झाओ हाई की छाती पर टिका दिया। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल दोनों ने एक दूसरे की गर्माहट महसूस की। कुछ समय बाद झाओ हाई ने लॉरा से कहा, लॉरा, तुमने अपने व्यवसाय को बड़ी मेहनत से संभाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। अगर मेरी वजह से ऐसा नहीं होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। लॉरा बैठ गई और झाओ हाई की बाहों से टिक गई। उसने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, भाई हाई, ऐसी बातें मत कहिए। आपकी वजह से ही मुझे इतनी सफलता मिली है। अगर आप न होते तो मेरे लिए आज जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वह नामुमकिन होता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अब आपकी मंगेतर हूँ। अगर आप मेरे प्रति इतने विनम्र रहेंगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। झाओ हाई ने लॉरा के चेहरे के भाव देखे और पाया कि वह केवल गुस्से का नाटक कर रही थी। उसे देखकर उसका हृदय स्नेह से भर गया। लॉरा की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा, इन सभी गुणों ने झाओ हाई के मन में स्नेह का कारण बनाया। वह भावुक हो गया। वह लॉरा को कसकर गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाया, मानो उसे अपने शरीर से चिपका लेना चाहता हो। लॉरा ने उसकी भावनाओं को महसूस किया और कसकर गले लगने पर मीठी मुस्कान बिखेरी। इस क्षण उनके दिल एक दूसरे से जुड़ गए थे और अलग नहीं हो सकते थे।
झाओ हाई के इशारे पर लॉरा और वह आगे बढ़े और स्पेशियल विला के अंदर पहुंच गए। लॉरा को अचानक अपने आसपास का वातावरण बदलता हुआ महसूस हुआ, मानो वह अब अपने अध्ययन कक्ष में नहीं थी। जब उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा तो उसे सचमुच पता चला कि वह अपने अध्ययन कक्ष में नहीं थी। लॉरा ने घबराकर झाओ हाई से फुसफुसाते हुए कहा, भाई हाई, हम एक अजीब जगह पर हैं। झाओ हाई ने लॉरा को गले लगाना थोड़ा ढीला किया और हल्की सी मुस्कान दी। यह कोई अनजान जगह नहीं है, ये हमारे बुड्ढा कबीले का सबसे बड़ा रहस्य है। यह मेरा क्षेत्र है। आश्चर्य से भरी लॉरा ने अचंभित होकर चारों ओर देखा। झाओ हाई मुस्कुराया और लॉरा को ऊपर उठाया। फिर वे विला से बाहर निकले और बाहर के मैदान को देखने लगे। लॉरा ने चारों ओर देखा तो उसे कई फलों के पेड़, बांस, चावल के पौधे, मूली और अन्य फसलें दिखाई दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने एक गर्म झरने में अग्नि मछलियां देखी। इन्हें देखते ही बुद्धिमान लॉरा तुरंत समझ गई, ताओयुआन के उत्पाद यहीं से आते थे, लेकिन उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि वे कहाँ थे। झाओ हाई ने लॉरा की ओर देखा और मुस्कुराया। अब तुम समझ गई हो कि मैंने तुमसे शादी के बाद ही अपना सबसे बड़ा रहस्य बताने की बात क्यों कही थी। इसकी वजह ये जगह है। ये वह डाइवर्जेंट तकनीक है जो मैंने हासिल की है। ये पूरा अंतरिक्ष मेरा है और मैं यहाँ का स्वामी हूँ। जब मैं यहाँ फल और तेल के पेड़ जैसी फसलें लगाता हूँ तो वे कुछ ही दिनों में पक जाती हैं। बांस की फसल तो एक दिन में कई बार पक सकती है। इसके अलावा इस अंतरिक्ष का पानी और मिट्टी ब्लैक वेस्ट की जमीन को इतना उपजाऊ बना देती है कि वहाँ फसलें उगाई जा सकें। अंत में यहाँ मरे हुए प्राणियों को रखने से वे मेरे बुलाए जाने योग्य प्राणी बन जाते हैं। यह अनंत संभावनाओं की दुनिया है। लॉरा असमंजस में थी और चारों ओर देख रही थी। हालांकि वह झाओ हाई की व्याख्या समझ सकती थी, लेकिन वह उसकी पूरी बात स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रही थी। कुछ बातें अभी भी अस्पष्ट थीं। लॉरा के हाव भाव देखकर झाओ हाई मुस्कुराया। सरल शब्दों में कहें तो यह स्थान एक स्थानिक थैली की तरह है। इस स्थान के अपने अलग और स्वतंत्र नियम हैं, लेकिन ये कोई उपस्थान नहीं है। ये स्थान इसके बजाय बाहरी दुनिया के साथ सह अस्तित्व में है। न तो बाहरी दुनिया और न ही यह स्थान एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो हालांकि इस स्थान में मैं ईश्वर हूँ। लॉरा ने भावुक होकर झाओ हाई को देखा। अब उसे समझ आ गया था कि उसका क्या मतलब था। ये सुखद आश्चर्य उसके लिए सचमुच बहुत बड़ा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। झाओ हाई ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। इतना आश्चर्यचकित मत हो, यह अंतरिक्ष वह स्थान है जहां मैं ताओयुआन उत्पाद बनाता हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमारे बुड्ढा वंश का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि यह उजागर हो गया तो आप महाद्वीप पर हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उसने सहमति में सिर हिलाया। अगर इस जगह के बारे में सबको पता चल गया तो तुम सचमुच महाद्वीप पर नहीं रह पाओगे। निश्चिंत रहो, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। झाओ हाई ने लॉरा की ओर देखा और मुस्कुराया। अगर तुम ये बात सबको बताना भी चाहती हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। याद रखना, अब तुम मेरी मंगेतर हो। हाँ हाँ, ये कहते हुए उसने लॉरा को गले लगा लिया। लॉरा ने झाओ हाई की ओर एक तीखी नजर डाली लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह मुस्कुराई क्योंकि वह जानती थी कि झाओ हाई ने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया है। झाओ हाई ने लॉरा को अंतरिक्ष की स्थिति से परिचित कराने के लिए उसे चारों ओर घुमाया। फार्म का जायजा लेने के बाद वे अंतरिक्ष से चले गए। जब वे लॉरा के अध्ययन कक्ष में वापस आए तो उन्होंने ग्रीन और बाकी लोगों को बुलाया। उनके आने पर ग्रीन और बाकी लोगों ने देखा कि उन दोनों के बीच एक अलग ही माहौल था। उनके बीच एक तरह की समझदारी पनपी और वे मुस्कुराए। उनमें से किसी ने भी उस जोड़े से कुछ नहीं पूछा क्योंकि यह उन दोनों के बीच का रहस्य था। अब जब लॉरा को झाओ हाई की काबिलियत का पता चल गया था तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। दोपहर के भोजन के बाद वह तुरंत अपने लोगों यानी स्टोर मैनेजरों से मिली। जब तक वह उन्हें स्थिति स्पष्ट रूप से समझा देगी कि गानबाना स्टोर सामान्य रूप से चलते रहेंगे। दरअसल यह मामला काफी सरल था। उसने बस इतना कहा कि भविष्य में अगर कोई समस्या आए तो वे ग्रैंड ड्यूक इवान के पास जाकर सीधे उनसे मदद मांग सकते हैं। संपर्क का आसान तरीका बनाए रखने के लिए लॉरा ने उन्हें ईगल वर्चुअस फैंटम्स के बारे में भी बताया। अगर लॉरा को खुद कोई समस्या हो तो वह ईगल वर्चुअस फैंटम्स को उनकी तलाश में भेज सकती है। अगर स्टोर मैनेजरों को लॉरा की जरूरत हो तो वे सीधे स्टोनी माउंटेन जा सकते हैं। उन्हें मौजूदा हालात समझाने के बाद वह फेथ मैंशन के लोगों के पास गई। उनमें से सभी उसके साथ नहीं जा रहे थे। क्विन, जॉन, करेन, नीर और कील के अलावा उन्होंने केवल अपने सबसे वफादार सेवकों को ही साथ आने की अनुमति दी थी। बाकी लोगों के लिए अगर वे आम नागरिक बनना चाहते थे तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अगर वे रुककर हिगनबाना स्टोर में काम करना चाहते थे तो लॉरा इवान को बता सकती थी। उन्होंने अपना सामान पैक करना समाप्त कर लिया क्योंकि आगे चलकर वे फेथ मैंशन में नहीं रहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में लॉरा ने बहुत सी अच्छी चीजें जमा कर ली थीं। ऐसी स्थिति में वह दूसरों को उनकी देखभाल करने नहीं दे सकती थी, इसलिए वह उन सभी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। रात का खाना खाने के बाद झाओ हाई ने करेन, क्विन, जॉन और नीर को बुलाया और उन्हें अध्ययन कक्ष में इकट्ठा किया। फिर वह उन्हें अंतरिक्ष में ले गया। वैसे भी चूंकि अब से वे झाओ हाई का अनुसरण करने वाले थे, इसलिए झाओ हाई को उन्हें अपना रहस्य बताने में कोई झिझक नहीं थी। अंतरिक्ष में पहुंचते ही करेन दंग रह गया। ये जगह बहुत ही शानदार वातावरण से भरी थी। आसपास का नजारा देखकर उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि यह जगह उसके प्रयोगों के लिए उपयुक्त होगी। उसे यह जगह तुरंत पसंद आ गई और बिना किसी झिझक के उसने अंतरिक्ष विला के तहखाने पर कब्जा कर लिया और उसे अपने प्रयोग कक्ष के रूप में स्थापित कर लिया। झाओ हाई के पास इस मामले में करेन का पक्ष लेने का कोई तरीका नहीं था। सच कहें तो झाओ हाई वास्तव में करेन की प्रशंसा करता था। हालांकि दूसरों की नजर में करेन का शोध बेकार था, झाओ हाई को लगा कि करेन का महत्व दूसरों से अतुलनीय है। आर्क महाद्वीप में इस समय जादू और मशीन विद्या का प्रारंभिक दौर चल रहा था। झाओ हाई का मानना था कि भविष्य का विकास करेन जैसे लोगों पर निर्भर करेगा। इसलिए झाओ हाई ने करेन के दृष्टिकोण को बिना किसी पछतावे के स्वीकार कर लिया।
झाओ हाई, क्विन जॉन और अन्य लोगों को भी फोर्ट आयरन माउंटेन ले आया। आखिरकार यही उनका पिछला अड्डा था, इसलिए उसे क्विन जॉन और अन्य लोगों को इसके बारे में बताना आवश्यक था। इसके बाद वह उन्हें वापस स्पेशियल विला में ले गया ताकि वे अपने साथ ले जाने वाली चीजों पर चर्चा जारी रख सकें। लॉरा ने एक बड़ा कदम उठाने का प्रस्ताव रखा, जिसका झाओ हाई और अन्य लोगों ने विरोध नहीं किया। अगर झाओ हाई का स्पेस न होता तो लॉरा इतनी सारी चीजें नहीं ले जा पाती, लेकिन चूंकि झाओ हाई के पास स्पेस था, इसलिए लॉरा को पूरा भरोसा था कि उसे कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। फेथ मैंशन से सामान निकालने के बाद उसने कुछ ही चीजें वहां छोड़ी और उन्हें कहीं नहीं ले गई। फिर उसने बहुत सारी बुनियादी जरूरत की चीजें खरीदना शुरू कर दिया। जाहिर है हिगनबाना स्टोर से ढेर सारी चीजें लेकर जाना नामुमकिन था। लॉरा का इरादा था कि वह धीरे धीरे एक एक करके चीजों को फेथ मैंशन ले जाए और फिर उन्हें झाओ हाई के स्पेस में शिफ्ट कर दे। परिणामस्वरूप बहुत सारी तैयारियां करनी थी, इसलिए उन्हें प्रस्थान करने से पहले आवंटित समय को बढ़ाना पड़ा। सौभाग्य से लॉरा ने हिगनबाना स्टोर्स परसेल परिवार को सौंप दिए थे। चूंकि अब हिगनबाना स्टोर्स का पूरा प्रबंधन परसेल परिवार के हाथ में था, इसलिए वह जो भी सामान ले जाती वह स्टोर की आय में से उसके हिस्से से काट लिया जाता। लॉरा ने ये चीजें न केवल अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि बीस्टफोक प्रेरी में व्यापार करने के लिए भी ली थी। झाओ हाई ने पहले लॉरा से उसकी योजनाओं के बारे में पूछा था और उसने बताया था कि उसने वहां पहले ही एक व्यवसाय स्थापित कर लिया है। झाओ हाई जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता था वह बीस्टफोक प्रेरी में व्यापार का मामला था, इसलिए उसने लॉरा को इसके बारे में बताया। लॉरा स्वाभाविक रूप से सहमत हो गई और यही कारण था कि उन्होंने बहुत सारी वस्तुएं खरीदी थी। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। फुटनोट अध्याय 217 जहाँ 10 दिन। पूरे 10 दिनों तक कासा शहर के लोग देखते रहे कि तरह तरह की वस्तुएं फेथ मैंशन की ओर उमड़ती जा रही थी। पूरा फेथ मैंशन एक विशालकाय जानवर की तरह लग रहा था जो तृप्ति की परवाह किए बिना लगातार खाता ही जा रहा था। वह बस चीजों को निगलता जा रहा था और उनमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलने दे रहा था। हालांकि कासा सिटी के लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर लॉरा ने बड़ी सावधानी से उन वस्तुओं का चयन किया। फेथ मैंशन से ली गई वस्तुओं के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो बीस्टफोक प्रेरी में काम आ सकती थीं। ये जानना आवश्यक है कि कासा शहर में कई ऐसी वस्तुएं थीं जिनका बीस्टफोक प्रेरी में व्यापार करना उचित नहीं था। इसका कारण ये था कि बीस्टफोक की जरूरतें कासा शहर के आम लोगों की जरूरतों से भिन्न थीं। इसी वजह से लॉरा की कार्रवाइयों से परसेल डची के दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बाजार में कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसके अलावा वे कंपनियां लॉरा को अपना सामान बेचने के लिए बेहद इच्छुक थीं। उन बड़ी कंपनियों के हाथ पूरी तरह साफ नहीं थे। जब वे जानवरों जैसे लोगों के साथ व्यापार करते थे तो वे तस्करी का सहारा लेते थे। यह उनका रोज का काम था, इसलिए जब उन्होंने लॉरा द्वारा खरीदी गई चीजें देखी तो वे लॉरा के इरादे समझ गए। उन्होंने उसे रोका नहीं। हालांकि उन्हें लॉरा को बेचकर ज्यादा कमाई नहीं होती, फिर भी यह एक झटपट सौदा था। ये ऐसी वस्तुएं थीं जिन्हें पीछे से जल्दी से पहुंचाया जा सकता था, इसलिए इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। झाओ हाई के कासा सिटी पहुंचने के 10वें दिन झाओ हाई, लॉरा, क्विन जॉन और ग्रीन सभी लॉरा के अध्ययन कक्ष में गए थे। लॉरा को उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट मिली। उसे हाथ में लेकर उसने दूसरों की ओर मुंह करके कहा, मुझे अभी अभी परसेल डची की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट मिली है। आज कुछ भाड़े के सैनिक पीछे से परसेल डची में घुस आए हैं। वे कासा शहर की ओर बढ़ रहे हैं और उनके इरादे अज्ञात हैं। क्विन जॉन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वे हमसे निपटने के लिए आए हैं। चूंकि उन्हें पक्का पता है कि झाओ हाई भी कासा सिटी में है, इसलिए वे हम सभी से एक साथ निपटना चाहते हैं। ग्रीन ने सिर हिलाया। मुझे भी यही लगता है। उन्हें आने दो, हम तुरंत वापस जाने से पहले उनका काम निपटा लेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि वे हमें क्या दे सकते हैं। लॉरा ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, भाई हाई, अलोडिया के मामले का क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से हमने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? झाओ हाई ने सिर हिलाया। मुझे उनसे निपटना होगा। पिछले कुछ दिनों में उन्हें बहुत कुछ पता चल गया है। मैंने उन्हें मारने का फैसला नहीं किया था क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं मारना चाहता था जिनके पास पलटवार करने की शक्ति नहीं है, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब झाओ हाई ने यह कहा तो लॉरा और बाकी लोग समझ गए। झाओ हाई को अपने लिए एक बहाना ढूंढना था, एक ऐसा बहाना जिससे वह उन्हें मार सके। यह व्यवहार हास्यास्पद और आत्मधोखे जैसा लग सकता है। दूसरी ओर इस व्यवहार के कुछ सकारात्मक पहलू भी थे। कम से कम इससे उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। शाम का खाना खाने के बाद अलोडिया और बाकी लोग अपने कमरों में लौट आए। उनके सारे हथियार ले लिए गए थे। पिछले कुछ दिनों के अवलोकन से अलोडिया समझ गई थी कि लॉरा उन्हें जान से मारने का पक्का इरादा कर चुकी है। दुर्भाग्यवश अलोडिया कुछ नहीं कर सका। उनके पास कोई हथियार नहीं थे और वे उन सभी मरे हुए लोगों से घिरे हुए थे। ऐसी स्थिति से कोई बच नहीं सकता था। उनके पास अपने कमरे में ही रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर लॉरा सचमुच उन्हें मारना चाहती थी तो उनके पास उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उदासी। अलोडिया को अभूतपूर्व उदासी महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था कि पहले वह कितना खुशमिजाज था। अक्सू साम्राज्य में वह कहीं भी जाता, जब तक वह कार्लो के अधीनस्थ के रूप में अपनी पहचान बताता, कोई भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में आ गया था जहां उसे केवल अपनी मृत्यु का इंतजार करना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीली आंखों वाला खरगोश कसाईखाने ले जाया जा रहा हो और चाकू तैयार होने का इंतजार कर रहा हो। यह एक बहुत ही अप्रिय एहसास था। वह विरोध करने की सोच रहा था, पर इसका कोई फायदा नहीं था। चाहे वे कितने भी बेचैन हो जाएं, मरे हुए लोग उन्हें आसानी से काबू में कर सकते थे। जैसे ही वे मरे हुए लोगों के पास पहुंचते, उन पर तुरंत हमला हो जाता।
वे जान से मारने के लिए हमला नहीं करते बल्कि उन्हें 2 बार घायल करके वापस आंगन में फेंक देते। बात इतनी ही सरल थी। अगर वे इंसानों से निपट रहे होते तो अलोडिया उनसे संपर्क करने की कोशिश कर सकता था। वह उनका फायदा उठाकर अपनी जान बख्शने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अभी वे इंसानों से नहीं बल्कि मरे हुओं से निपट रहे थे। वह उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मरे हुओं को खरीदा नहीं जा सकता था। चाहे उसके पास हर तरह की योजनाएं क्यों न हो, वे उसके झांसे में नहीं आने वाले थे। पिछले कुछ दिनों से अलोडिया बूढ़ा लग रहा था। उसकी आत्मा लगातार पीड़ा से व्याकुल थी। उसने कभी ऐसे दिन की उम्मीद नहीं की थी। इतना ही नहीं, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉरा उन्हें अपने हाथों में लेगी। वह किसी भी क्षण उन्हें मार सकती थी। लेकिन अलोडिया को अब भी कुछ उम्मीद बाकी थी। पिछले कई दिनों से उसे पूरा यकीन था कि कार्लो उसे बचाने के लिए लोगों को भेजेगा। कार्लो के सबसे भरोसेमंद सहयोगी होने के नाते अलोडिया कुछ बातों को लेकर स्पष्ट था। कार्लो के पीछे सिर्फ माकी डेल कबीला ही नहीं बल्कि दक्षिणी राजा बोरिक भी था। इस नाजुक घड़ी में कार्लो निश्चित रूप से बोरिक से मदद मांगेगा। अलोडिया को बस इसी बात पर भरोसा था। पिछले कुछ दिनों से अलोडिया लॉरा के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। ये तभी संभव था जब वे आंगन के मुख्य द्वार से बाहर न निकले। वे फेथ मैंशन के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी। अलोडिया लॉरा के बारे में ऐसी जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी जो भविष्य में काम आ सके। पिछले कुछ दिनों में लॉरा की हरकतें अलोडिया को साफ दिख रही थीं, क्योंकि वह उसकी हरकतें को देख सकता था। इससे उसका जीने का हौसला बढ़ा। लॉरा ने जो कुछ दिखाया उससे साफ था कि वे कहीं और जा रहे हैं, उन्हें भागना होगा। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता था, दुश्मन आ गए थे। वह जानता था कि लॉरा का एक ही दुश्मन था और वह था कार्लो। ये देखकर उसकी जीने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। इसी दौरान अलोडिया ने फेथ मैंशन के पिछवाड़े में कई गोदाम देखे। ऐसा प्रतीत होता था कि ये गोदाम लगातार भरते जा रहे थे। गाड़ियां लगातार आकर गोदामों को सामान से भरती जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह गोदाम एक अथाह गड्ढा हो। अलोडिया को गोदाम के अंदर अंतरिक्षीय उपकरणों के इस्तेमाल का जरा भी शक नहीं था। उसे लगा कि अंदर कोई गुप्त रास्ता है जिसका इस्तेमाल वे सामान बाहर भेजने के लिए कर रहे हैं। उसने चुपके से यह बात लिख ली ताकि कार्लो को बता सके। हालांकि अलोडिया जानता था कि यह मुश्किल होगा। वह जानता था कि लॉरा उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। चूंकि उसने फेथ मैंशन में सामान के प्रवेश को देख लिया था, इसलिए वह जानता था कि लॉरा ने उनकी नजर से बचने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार वह जानता था कि लॉरा ने उन्हें न छोड़ने का फैसला कर लिया है। फिर भी उसे अब भी उम्मीद थी कि किसी न किसी तरह वे जीवित रह पाएंगे। उस रात हमेशा की तरह अलोडिया ने गौर किया और गिनती की। लॉरा द्वारा फेथ मैंशन में सामान पहुंचाना शुरू करने के बाद से अब तक पूरे 10 दिन बीत चुके थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि सामान की मात्रा इतनी थी कि पूरा फेथ मैंशन भर जाए। अजीब बात यह थी कि फेथ मैंशन में आने वाली हर चीज गायब हो जाती थी। अलोडिया को समझ नहीं आ रहा था कि लॉरा उन चीजों को कैसे ले जा पाती थी। अलोडिया चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था और लॉरा के हालिया कामों के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉरा अचानक ऐसा क्यों कर रही है। उसने अचानक कार्लो को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? आखिर वह किस पर निर्भर थी? क्या ये सिर्फ इवान के कुछ शब्दों की वजह से था? ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है ना? जब वह इस बारे में सोच रहा था तभी अलोडिया को अचानक एक सुगंध महसूस हुई। गंध धीरे धीरे तेज होती गई, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। अलोडिया अचानक चौंककर जाग उठा। वह बिस्तर से कूदकर सबको बताना चाहता था कि लॉरा उन्हें जहर दे रही है। हालांकि उसके मन ने छलांग लगाने का आदेश दिया, लेकिन उसका शरीर उसे अंजाम देने में असमर्थ था। उसका शरीर मानो आधा टन एक भारी लग रहा था। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन पाया कि वह चिल्ला नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना बहुत कठिन था। अलोडिया ये देखकर अचंभित रह गई कि यह किस प्रकार का जहर था। ये सचमुच बहुत ही भयानक था। ये उसके अंतिम विचार थे। ये विष 7 रंगों वाले फूल के विष से प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ था। झाओ हाई ने ही कई एर को यह विष लगाने का आदेश दिया था। चूंकि अलोडिया और उसके साथियों को बिना किसी शोर शराबे के मरना था, इसलिए झाओ हाई ने कई एर को इस विष का प्रयोग करने की अनुमति दी। 7 रंगों वाले फूल के विष से प्राप्त विष अंतरिक्ष के प्रभाव से और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। पहले की तुलना में ये केवल घातक ही नहीं था। पहले इसे एक साधारण दीर्घकालिक विष माना जा सकता था, लेकिन अब अंतरिक्ष के कीटनाशक की विषाक्तता के साथ मिलकर इसे अत्यधिक विषैला कहा जा सकता है। उस रात अलोडिया और उसके साथियों की खामोश हत्या से ज्यादा शोर नहीं मचा। इसके बाद झाओ हाई ने उन्हें मरे हुओं में बदल दिया। दुर्भाग्य से अलोडिया को ज्यादा कुछ पता नहीं था। कार्लो और बोरिक के बीच के रिश्ते की जानकारी के अलावा लाइक्रा उससे कहीं ज्यादा जानती थी। हालांकि अलोडिया ने कार्लो की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी साझा की, लेकिन यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। शक्तिशाली दक्षिणी राजा बोरिक की तुलना में कार्लो ज्यादा से ज्यादा एक उछल कूद करने वाला मस्खरा ही था। 11वें दिन लॉरा ने फेथ मैंशन में कुछ भी नहीं पहुंचाया। पिछले कई दिनों में पहुंचाई गई वस्तुएं पहले ही अत्यधिक मात्रा में थीं और जल्द ही परसेल डची के आवश्यक वस्तुओं के बाजार को प्रभावित कर सकती थीं। लॉरा अपने अंतिम क्षणों में परसेल परिवार को नाराज नहीं करना चाहती थी। लॉरा ने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। अगर वे स्वतंत्र नागरिक बनना चाहते थे तो लॉरा उन्हें मुआवजा देकर घर जाने देती थी। बाकी बचे हुए लोग उसके सबसे वफादार अधीनस्थ थे और लॉरा का अनुसरण करते थे। क्वीन जॉन ने पहले ही उनकी गिनती कर ली थी और कुल मिलाकर उनकी संख्या 54 थी। उनमें से 22 योद्धा थे, जबकि बाकी वे गुलाम थे जिन्हें लॉरा ने परसेल डची में अपने शुरुआती दिनों में खरीदा था। ये लोग प्रबंधक नहीं थे और उनके द्वारा संभाले जाने वाले मामलों को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता था। दूसरी ओर ये कहा जा सकता है कि वे उसके अधीनस्थों में सबसे वफादार थे। उनमें से 3 बढ़ई थे और 3 लोहार थे। इसके अलावा 6 ऐसे भी थे जो जादुई जानवरों को पालने में माहिर थे, जिन्हें पृथ्वी पर ड्रूम भी कहा जाता था। इन लोगों के अलावा शेष व्यक्ति कबीले के सदस्य थे। पुरुष आमतौर पर नौकर थे, जबकि महिलाएं नौकरानी या रसोया थीं।
लॉरा, क्विन जॉन, नीर, करेन, कील और सियल 2 को शामिल करने पर बुडा कबीले में कुल 60 लोग शामिल हो गए। आज से वे अब माकी डेल कबीले के सदस्य नहीं थे, बल्कि बुडा कबीले के लोग थे। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। फुटनोट, अध्याय 218, प्रतीक्षा 1। सभी के तैयार होने के बाद झाओ हाय उन्हें अपने साथ ले गया। हालांकि लॉरा, ग्रीन, क्विन जॉन, नीर और मेग झाओ हाय के साथ फेथ मैंशन में ही रुक गए। वे कार्लो के आदमियों का इंतजार कर रहे थे, किसी और का नहीं। उसके कितने आदमी इस समय कासा सिटी में मौजूद थे, वे जाने से पहले उन्हें व्यवस्थित कर लेंगे। फिलहाल उन्हें कासा शहर और परसेल डची छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने दिल में दबी हुई नाराजगी को दबा रखा था, लेकिन अगर वे इसे बाहर नहीं निकाल पाए तो स्थिति बेहद असहज हो जाएगी। झाओ हाय जानता था कि 2 दिन में वे भाड़े के सैनिक कासा शहर पहुंच जाएंगे। उस समय वे अपना कदम उठाएंगे। पिछले 2 दिनों से वे सादगी से रह रहे थे। वे एकांत में थे, आस्था हवेली के द्वार पूरी तरह बंद थे और उन्होंने किसी भी आगंतुक का प्रवेश वर्जित कर दिया था। कोई अंदर या बाहर नहीं आ जा रहा था। पहले के चहल पहल भरे माहौल की तुलना में यह एक अलग ही दुनिया लग रही थी। हालांकि कासा सिटी के अधिकारियों को यह अजीब लगा, लेकिन उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि लॉरा ने अपने कई लोगों को भेज दिया था। उन्हें लगा कि वह चुपके से फेथ मैंशन में रखे सामान के साथ निकल चुकी है। बड़ी कंपनियों को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। लॉरा जैसे बड़े व्यापारियों के अपने अपने कुछ राज होते थे। सामान को गुप्त रास्ते से आसानी से ले जाया जा सकता था। बड़ी कंपनियों का मुख्य व्यवसाय ही उनकी आजीविका थी। महाद्वीप की शीर्ष व्यापारिक कंपनियों ने प्रमुख शहरों में अपने मुख्यालय स्थापित किए और शहर के अंदर से बाहर आने जाने के लिए गुप्त मार्ग बनाए। यह एक खुला रहस्य था और किसी को भी ये पता नहीं था कि ये मार्ग कितने विशाल थे या कहाँ जाते थे। ये कहा जा सकता है कि ये मार्ग बड़े व्यापारी संगठनों के लिए आजीविका चलाने के लिए गुप्त रखे जाते थे। ये उनके कुलों के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य थे। इनके बारे में कुल के मुख्य सदस्यों के अलावा किसी को पता नहीं था। यही कारण था कि बड़े संगठन इन वस्तुओं के ठिकाने को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। इसके विपरीत लॉरा के कार्यों ने उन कंपनियों को एक और बात सोचने पर मजबूर कर दिया। ये जानना जरूरी था कि गुप्त मार्ग कबीले की अंतिम जीवन रेखा हुआ करते थे। जब तक जीवन मरण का संकट न हो तब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लॉरा का गुप्त मार्ग से गुजरना ये दर्शाता था कि वे किसी संकट का सामना कर रहे थे। इससे वे लोग हैरान रह गए जो बोरिक के बारे में नहीं जानते थे। बड़ी कंपनियों का मानना था कि लॉरा का पीछे हटना परसेल परिवार द्वारा उसका समर्थन वापस लेने के कारण था। इसी वजह से लॉरा माकी डेल परिवार के सामने टिक नहीं सकी, इसलिए उसने सब कुछ त्यागने और देश छोड़ने की तैयारी करने का फैसला किया। लेकिन उन बड़ी कंपनियों ने फिर भी लॉरा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। उनके अनुसार भले ही परसेल परिवार लॉरा की मदद नहीं करेगा, फिर भी वे सोचते थे कि वह मिलनसार नहीं है। कुछ दिन पहले झाओ हाई फेथ मैंशन में दाखिल हुआ था और वहीं रुका हुआ था। उन्होंने झाओ हाई की ताकत को पहचान लिया था। इस जानकारी के आधार पर वे इतने शक्तिशाली काले जादूगर को नाराज नहीं करना चाहते थे। लॉरा के स्टोव अभी भी चल रहे थे। किसी ने भी उन व्यवसायों पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि परसेल परिवार ने सार्वजनिक बयान जारी कर कहा था कि लॉरा ने हिगानबाना स्टोव परसेल परिवार को सौंप दिए हैं। अब से वे परसेल परिवार का हिस्सा थे। बड़ी कंपनियों ने इस खबर को बहुत अहमियत दी। हिगानबाना स्टोर्स अब परसेल डची के दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बाजार के 40% हिस्से पर नियंत्रण रखते थे। ये वाकई बहुत ज्यादा था। लॉरा ने पहले परसेल डची के साथ सहयोग किया था, इसलिए उसे दबाया नहीं गया था। लेकिन अब हालात अलग थे। वे दुकानें अब परसेल डची के स्वामित्व में थीं। दूसरे शब्दों में, परसेल डची के भीतर परसेल परिवार अब दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बाजार के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता था। भविष्य में इस व्यवसाय में प्रवेश करने की इच्छा रखना असंभव होगा। चूंकि वे जानते थे कि लॉरा को जाना ही होगा, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान देने का मन नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान हिगनबाना के स्टोरों पर केंद्रित किया। हिगनबाना का सारा सामान परसेल परिवार को सौंप दिया गया था। परसेल रियासत में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बाजार में भविष्य में होने वाले बदलावों का अनुमान लगाना कठिन था। भाड़े के सैनिकों ने लॉरा और झाओ हाई को ज्यादा देर इंतजार नहीं कराया। 15वें दिन भाड़े के सैनिक कासा शहर में दाखिल हुए। जब वे कासा शहर में दाखिल हुए तो परसेल कबीले की निगाहें उन पर टिक गईं। उन्हें भाड़े के सैनिकों की हर गतिविधि के बारे में जानना था और उसकी सूचना लॉरा को देनी थी। इवान को लॉरा के प्रति काफी अपराधबोध था, इसलिए वह उसके लिए कुछ करके इसकी भरपाई करना चाहता था। लॉरा इवान के नेक इरादों के लिए आभारी थी। हालांकि उसके पास अपना खुफिया नेटवर्क था, फिर भी उसने उसमें कोई दखल नहीं दिया। आखिरकार हिगनबाना के भंडार पहले ही परसेल परिवार को सौंपे जा चुके थे। वह अपने छोटे मोटे कामों से परसेल परिवार को नाराज कर देती, इसलिए उसने पहले अनुकूल समय का इंतजार किया। फिर वह अपने खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी। इन दिनों लॉरा खाली नहीं बैठी थी। जो लोग उसके साथ जाने को तैयार थे उन्हें लौह पर्वत किले में भेज दिया गया। झाओ हाई का इरादा स्टोनी माउंटेन पर मनुष्यों को बसाने का नहीं था, इसलिए कायर ने अपने साथ रंगों के फूल और लताएं हटा ली थीं। इसके अलावा काला कोहरा भी छट गया था, लेकिन चूंकि यह अभी भी झाओ हाई का जाना माना इलाका था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा के कारण कोई भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता था। चूंकि यह वह स्थान था जहां एक काला जादूगर रह चुका था, इसलिए वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। वे विषयों से डरते थे। इसके अलावा किसी व्यक्ति की संपत्ति के लिए एक शर्त निर्धारित थी। इस शर्त में स्पष्ट प्रावधान थे। उदाहरण के लिए झाओ हाई ने स्टोनी माउंटेन खरीदा था, इसलिए यदि कोई उसमें घुसपैठ करता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते और झाओ हाई उसे मार भी सकता था। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि फोर्ट आयरन माउंटेन भेजे गए लोग भाग जाएंगे। अगर उनमें कोई जासूस भी होता तो भी झाओ हाई को डर नहीं था। फोर्ट आयरन माउंटेन के बाहर मरे हुए लोग इलाके की रक्षा कर रहे थे, साथ ही ईगल वर्चुअस फैंटम आसमान में गश्त लगा रहे थे।
सीधे शब्दों में कहें तो अगर उन्हें फोर्ट आयरन माउंटेन के अंदर की स्थिति का पता भी चल जाता तो भी उनके लिए खबर बाहर पहुंचाना नामुमकिन था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में लॉरा ने फेथ मैंशन से लाए गए अपने सामान को फोर्ट आयरन माउंटेन में रखने की व्यवस्था कर ली थी। समस्या ये थी कि फेथ माउंटेन छोटा नहीं था और वहां कई कीमती चीजें थी। झाओ हाई ने पहले फोर्ट आयरन माउंटेन को सजाया नहीं था, इसलिए वहां केवल कुछ साधारण फर्नीचर रखे थे और वह बहुत ही जर्जर दिखता था। लॉरा द्वारा फेथ मैंशन से अपना सामान स्थानांतरित करने के बाद फोर्ट आयरन माउंटेन में एक अलग ही शाही आभा आ गई थी। प्रतीक्षा के दौरान झाओ हाई ने लॉरा और अन्य लोगों को फोर्ट आयरन माउंटेन के आसपास घुमाया और उन्हें वहां की स्थिति को समझने और आत्मसात करने का मौका दिया। वह उन्हें उस झील और खदान की सुरंगों में ले गया जहां वह खरगोश पालता था। उन जगहों को देखकर क्वीन जॉन और लॉरा ने गहरी सांस ली। उन्होंने झाओ हाई से इतने कम समय में इतनी तरक्की की उम्मीद नहीं की थी। झाओ हाई ने उनसे सच्चाई नहीं छिपाई और जांच के लिए उन्हें स्पेस रेंच ले गया। अब यह लेवल 5 पर था। हम कह सकते हैं कि यह लॉरा की वजह से लेवल 5 पर पहुंचा था। इससे पहले लॉरा ने झाओ हाई को कई जादुई जीव दिए थे जिन्हें उसने अंतरिक्ष में पाला था। उनमें से कुछ कई पैरों वाले कीड़े, 2 या लंबे बालों वाले सुअर 3 थे। उनकी मदद से झाओ हाई के फार्म का विस्तार हुआ। इसके अलावा अब वह 100 और जानवर पाल सकता था, जिससे झाओ हाई बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही कई लंबे बालों वाले सुअर पालना शुरू कर दिया। उस स्थान पर लंबे बालों वाले सुअरों को लेवल 4 मैजिक बीस्ट का दर्जा दिया गया था। हालांकि उस स्थान के बाहर इसे लेवल 1 का दर्जा दिया गया था क्योंकि इसमें कोई आक्रामकता नहीं थी और इसे महाद्वीप का सबसे आम मांसाहारी माना जाता था। 4 झाओ हाई लंबे बालों वाले सुअरों की ज्यादा संख्या में पालन पोषण नहीं करता था क्योंकि हिगनबाना के भंडार अब लॉरा के लिए कोई मायने नहीं रखते थे और उनका प्रबंधन केवल परसेल परिवार द्वारा किया जा रहा था। झाओ हाई उनका पालन पोषण मांस प्राप्त करने और भविष्य में उपयोग के लिए बचाने के उद्देश्य से करता था। कई दिनों के अवलोकन के बाद लॉरा और अन्य लोगों को अंतरिक्ष के बारे में काफी अच्छी समझ हो गई थी। अंतरिक्ष की जादुई वस्तुओं के बारे में वे उनसे अभ्यस्त हो चुके थे। हालांकि अब उनमें सबसे अधिक स्वतंत्र और बंधनमुक्त कैरेन थी। स्पेशियल विला के तहखाने पर कब्जा करने के बाद करेन ने उसे अपना प्रयोग कक्ष बना लिया और वह शायद ही कभी बाहर आता था। वह अंदर प्रयोग करने में व्यस्त रहता था और थक जाने पर सो जाता था या बाहर मैदान में टहलने चला जाता था। वह पूरी तरह से बेफिक्र और तनावमुक्त था और दिन आराम से गुजारता था। झाओ हाई की राय में जब वह पृथ्वी पर था तो करेन उससे कहीं ज्यादा ओटाकू ऑटोम के दीवाने था। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता था और कभी बाहर नहीं निकलता था। खाने और सोने के अलावा वह ज्यादातर अपने प्रयोग कक्ष में ही रहता था। जब वह थका हुआ होता तो थोड़ी देर टहलने निकल जाता, लेकिन उसने कभी अंतरिक्ष छोड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा। कैरेन के शब्दों में उन्हें ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं था। फेथ मैंशन में वापस आकर वह हवेली से बाहर नहीं निकलते थे और केवल थक जाने पर ही अपने कमरे में आते जाते थे। वह आंगन में भी टहलते थे लेकिन फेथ मैंशन के गेट से कभी बाहर नहीं जाते थे। जब झाओ हाई ने उसकी बात सुनी तो वह अवाक रह गया। करेन सचमुच एक उच्च कोटि का ओटाकू था और वह झाओ हाई से भी बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं चाहता था। झाओ हाई सहनशील था। एक ओटाकू को बाहरी दुनिया से संपर्क करवाना बहुत मुश्किल काम था। ऊपर से करेन उसके शोध पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, इसलिए वह उसी तरह का ओटाकू था। उसे दूसरों के साथ घुलने मिलने के लिए प्रेरित करना और उसमें बदलाव लाना बहुत कठिन था। झाओ हाई वैसे भी उसे बदलना नहीं चाहता था। अब जब अंतरिक्ष का विस्तार हो चुका था तो वह जब चाहे बाहर जाकर टहल सकता था। अपने कमरे से बाहर न निकलना भी ठीक था क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर की हवा अच्छी थी। उसे किसी भी खतरे से डरने की जरूरत नहीं थी और वास्तव में अंतरिक्ष के अंदर रहना उसके शरीर के लिए अच्छा था। 5 झाओ हाई ने करेन के प्रयोगों के बारे में पूछताछ नहीं की। अगर वह पूछता भी तो भी उसे समझ नहीं आता। करेन जादुई संरचनाओं और मंत्रों पर शोध कर रही थी। हालांकि एडम को अतीत में जादू के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसने जादुई संरचनाओं और मंत्रों में हाथ नहीं आजमाया था। इसका कारण उस समय उसकी अज्ञानता और अनुभवहीनता थी। आजकल झाओ हाई भी व्यस्त था और उसके पास ऐसी चीजों का अध्ययन करने का समय नहीं था, इसलिए उसे भी ये बातें समझ नहीं आईं। अंत में उसने फेथ मैंशन पर नजर रखने के लिए लोगों को तैनात कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इवान समय समय पर उन्हें जानकारी भेजता था। झाओ हाई और अन्य लोग इसी जानकारी पर भरोसा कर रहे थे। आज उन्हें जो जानकारी मिली वह बहुत सरल थी। आज शाम भाड़े के सैनिक लॉरा पर हमला करेंगे। इसके अलावा भाड़े के सैनिकों ने इवान से मुलाकात की थी और उसे बताया था कि वह आज रात उनके मामलों में दखल न दे। शुरू में तो इवान उन लोगों को डांटना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने परसेल परिवार के लिए उनकी बातें सहन कर ली। हालांकि इवान ने उनसे कहा कि वे कोई बड़ा कदम न उठाएं, वरना वह सभ्य माना जाएगा। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। फुटनोट अध्याय 219 काला जादू का गठबंधन 1। अपने हाथों में मौजूद जानकारी के आधार पर लॉरा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ झाओ हाई से कहा, यह स्थिति कुछ मुश्किल है। बोरिक ने परसेल कबीले को आज रात होने वाली घटनाओं में दखल न देने के लिए कहा है और परसेल कबीले ने उनकी बात मान ली है। सौभाग्य से ग्रैंड ड्यूक इवान एक अच्छे इंसान है, वरना वे सिर्फ सहयोग का दिखावा करते, लेकिन असल में दक्षिणी राजा बोरिक के साथ मिलकर हमसे निपटने की साजिश रच रहे होते। भले ही हमारे पास ब्रदर हाई का स्पेस हो, मुझे डर है कि हम इससे बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाएंगे। क्वीन जॉन ने सिर हिलाकर सहमति जताई क्योंकि वह लॉरा की बात समझ गया था। हालांकि झाओ हाई के पास अंतरिक्ष था, लेकिन अगर इवान उनके साथ गठबंधन में न होता तो झाओ हाई कासा शहर की यात्रा नहीं कर पाता। अगर ये सभी मामले आगे न बढ़ते तो झाओ हाई और लॉरा इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। इस तरह की भावनाओं के लिए एक उचित प्रक्रिया आवश्यक थी। पहली नजर में प्यार, ऐसी चीजें तो सिर्फ कहानियों में ही होती हैं।
अगर सच में ऐसा कुछ होता भी तो वो झाओ हाय और लॉरा के गर्भ में जन्म नहीं ले सकता था। ये बात निर्विवाद थी कि झाओ हाय ने लॉरा की जान बचाई थी। इससे लॉरा के मन में झाओ हाय के प्रति सकारात्मक धारणा बनी। दूसरी ओर झाओ हाय के मन में भी लॉरा के प्रति सकारात्मक भावना थी, जिसका कुछ कारण टेलर स्विफ्ट से उसकी समानता थी। इसके अलावा लॉरा ने अंतरिक्ष में उगाई गई फसलों को बेचकर झाओ हाय की बहुत मदद की थी। ये झाओ हाय की बहुत बड़ी मदद करने के बराबर था और इससे लॉरा के प्रति झाओ हाय की भावना और भी गहरी हो गई। हालांकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन साथ बिताया गया समय इतना कम था कि उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था। अब उन्हें अपने घर छोड़ने और एक अनिश्चित भविष्य का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। ये किसी व्यक्ति का सबसे नाजुक समय होता है और ऐसा समय भी होता है जब भावनाएं आसानी से उमड़ सकती हैं। वे अधिक आवेगशील हो जाते हैं और छोटी से छोटी भावना भी असीम रूप से बढ़ सकती है। झाओ हाय और लॉरा एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भावना रखते थे। इस भावना के साथ साथ उनकी भावनाओं ने भी उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। उनके दिल और दिमाग एक दूसरे के लिए खुले थे और इसी वजह से वे इस मुकाम तक पहुंचे थे। अब इस मामले पर फैसला लेने के बाद झाओ हाय और लॉरा आत्मविश्वास से विरोधी पक्ष का सामना करने में सक्षम थे। उनके भाव अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके थे और उनके दिलों ने एक दूसरे को अपना प्रेमी मान लिया था। इससे स्वाभाविक रूप से उन्हें शांति मिली और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। लोग ऐसे ही होते हैं, जब कोई घटना घटती है तो उनका मन बेचैन हो जाता है और सकारात्मकता की कमी में वे आसानी से डर जाते हैं। लेकिन जब वे किसी समस्या का डटकर सामना करते हैं और उसे सुलझा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनमें अधिक आत्मविश्वास आ जाता है। जो कुछ भी हुआ वो महज संयोगों की एक श्रृंखला थी। अगर कार्लो ने लगातार जोर न डाला होता तो शायद इनमें से कुछ बातें न होती, और अगर होती भी तो इतनी जल्दी नहीं होती। एक तरह से कहें तो कार्लो के कार्यों ने ही इस रिश्ते को गति दी थी। झाओ हाय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इवान, भले ही उसका परिवार बहुत बड़ा है, फिर भी सब कुछ संभाल पा रहा है। उसने इतनी शक्ति हासिल कर ली है और अब भी वह अच्छा है। आखिरकार हमारी तरह उसे यहाँ सब कुछ छोड़कर अक्सू साम्राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जब तक वह अक्सू साम्राज्य में है उसके पास बोरिक को कुछ अंक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ये बात हम पर लागू नहीं होती, इसलिए हम इस हमले का सामना आसानी से कर सकते हैं। लॉरा ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, हम इससे निपट सकते हैं। इन दिनों माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। मेरे दिल के सारे भाव अभी तक व्यक्त नहीं हुए हैं। क्विन जॉन और बाकी लोग मुस्कुराए। उन्हें आने वाले हमलों का जरा भी डर नहीं था। भले ही उन पर 9वें रैंक के ताकतवर विशेषज्ञों द्वारा हमला किया जा सकता था, लेकिन उनके पास भी अपने 2 9वें रैंक के विशेषज्ञ थे। जब तक फेथ मैंशन पर काला धुआं छाया रहेगा, बाहर के लोग अंदर क्या हो रहा है यह नहीं देख पाएंगे। इस वजह से वे खुलकर लड़ सकते थे। लेकिन बोरिक ने शायद सचमुच में रैंक 9 विशेषज्ञों को कासा सिटी में उनका पीछा करने के लिए भेजने की हिम्मत नहीं की होगी। अगर उसने सच में किसी को भेजा होता तो ये परसेल कबीले की प्रतिष्ठा की अवहेलना करने के बराबर होता। इससे परसेल कबीले का रैंक 9 विशेषज्ञ अभद्र हो जाता। महाद्वीप में एक अलिखित नियम था, 9वें रैंक के विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित शहर में अन्य 9वें रैंक के विशेषज्ञों को बिना किसी कारण के प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अन्यथा इसे संरक्षक 9वें रैंक के विशेषज्ञ के प्रति चुनौती माना जाता था। हालांकि कैरियन दलदल में प्रवेश करने के बाद विंसेंट बफी के भाग्य को लेकर परसेल कबीले को अभी भी अनिश्चितता थी, फिर भी उनके पास कमान संभालने के लिए यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट मौजूद थे। यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध थे। अधिकांश लोग बाघ को हल्के में छूने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी वजह से झाओ हाय को कोई चिंता नहीं थी। जब तक कोई 9वें रैंक का विशेषज्ञ नहीं आता, ग्रीन उनसे आसानी से निपट सकता था, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी अचानक ग्रीन के चेहरे का रंग बदल गया। ठंडी आवाज में उसने कहा, तुम सब जो बाहर हो बाहर आ जाओ, वरना मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। एक उदास आवाज सुनाई दी, तुम वाकई भयंकर हो। मेरी घोस्ट स्नीक्स तकनीक 3 को समझने में सक्षम होने के कारण तुम शीर्ष रैंक 8 विशेषज्ञ होने के योग्य हो। आवाज सुनते ही झाओ हाय तुरंत खड़ा हो गया। मेग ने अपनी सीलबंद जादुई लोहे की किताब निकाली और झाओ हाय पर प्रकाश तत्व की सुरक्षात्मक शक्ति का प्रयोग किया। क्विन जॉन भी लॉरा की पीठ की रक्षा के लिए आगे बढ़ा। ग्रीन ने कमरे के एक कोने की ओर घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, 8वें दर्जे के काले जादूगर, एक शक्तिशाली शक्ति अचानक प्रकट हुई है। अफसोस की बात है कि तुम भूत प्रेत की तकनीक का इस्तेमाल करने में उतने कुशल नहीं हो। भूत प्रेत की छुपने की तकनीक एक उन्नत स्तर की काली जादू की विधि थी। इस जादू का मुख्य रूप से उपयोग हत्या करने या दुश्मन से भागने के लिए किया जाता था। यह एक विशेष प्रकार की काली जादू की तकनीक थी और अन्य जादूगरों के लिए इसे सीखना असंभव था। इस भूत प्रेत की चाल तकनीक का प्रयोग करने से व्यक्ति भूत की तरह अदृश्य हो जाता था और दूसरों को अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं होने देता था। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे भूत प्रेत की चाल तकनीक कहा जाता था। ग्रीन ने पहले भी इस घोस्ट स्नीक्स तकनीक को देखा था। युद्ध के मैदान में विरोधी पक्ष एक दूसरे को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसी दौरान ग्रीन प्रसिद्ध हुआ और उसे स्पिरिटविंड बैटल जनरल के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे में उसकी जान लेने के प्रयास आम बात थे। उसने इस घोस्ट स्नीक्स तकनीक को कई बार देखा था, इसी वजह से उसे इसका इस्तेमाल करने का अनुभव हो गया था, वरना वह अभी उस काले जादूगर की मौजूदगी का पता नहीं लगा पाता। ग्रीन की बात सुनते ही उस व्यक्ति ने हल्की सी हंसी हंसी। हालांकि यह हंसी थी, लेकिन इसमें उदासी का भाव था। इससे हंसी की तीव्रता तो नहीं बढ़ी, लेकिन सामने वाले को असहज जरूर महसूस हुआ। हंसी की गूंज के बीच एक आदमी धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसने एक काला जादुई चोगा पहना हुआ था जो थोड़ा पुराना लग रहा था और उसके हाथ में एक लकड़ी की जादुई छड़ी थी। लकड़ी की बनी होने के बावजूद वह पूरी तरह से काली थी। 2 मीटर लंबी उस छड़ी पर कई अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और छड़ी का ऊपरी सिरा एक विचित्र आकृति में तराशा हुआ था। वह देखने में बहुत ही विचित्र लग रही थी। ग्रीन ने उस व्यक्ति को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम कौन हो?
तुम्हें किसने भेजा है? काला जादूगर मुस्कुराया और उन्हें प्रणाम किया। कृपया मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं काला जादूगर गठबंधन का एक बुजुर्ग हूँ, मारू चा। झाओ हाय और बाकी लोग मारू को हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने इस तथाकथित ब्लैक मैजिशियन एलायंस के बारे में पहली बार सुना था। झाओ हाई की तो बात ही छोड़िए, जानकार लौरा ने भी इस महाद्वीप पर ऐसे किसी गठबंधन के बारे में नहीं सुना था। मारू ने उनकी उलझन भरी निगाहें देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मुझे लगता है कि सभी ने ब्लैक मैजिशियन एलायंस के बारे में नहीं सुना है, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्लैक मैजिशियन एलायंस की स्थापना को केवल 5 साल हुए हैं, इसलिए इसमें शामिल हुए ब्लैक मैजिशियनों के अलावा किसी और को इस संगठन के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं है। ग्रीन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इतने सारे शब्दों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। बस हमें ये बता दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मारू क्रोधित नहीं था, इसके बजाय उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और झाओ हाई की ओर मुड़ा। मैं इस बार श्री झाओ हाई को ब्लैक मैजिशियन एलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। मारू की बात सुनते ही झाओ हाई और बाकी सब चौंक गए। झाओ हाई ने मारू की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, मुझे बुलाने का क्या कारण है? मारू मुस्कुराए और बोली, कृपया मुझे समझाने से पहले बैठने की अनुमति दें। शुरुआत में बिना किसी चेतावनी के प्रकट होने के अलावा मारू के शब्द बहुत विनम्र थे और वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह लग रहा था। झाओ हाई और अन्य लोगों की सतर्कता कम हो गई थी। ग्रीन की उपस्थिति में झाओ हाई को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, इसलिए उसने मेघ को अपना एंजल ऑफ प्रोटेक्शन 5 हटाने दिया और मारू को बैठने दिया। जब वह बैठ गया तो मेघ ने मारू को 1 कप चाय दी। मारू के चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी, जिससे झाओ हाई के मन में उसके बारे में जिज्ञासा पैदा हुई। शुरू से लेकर अब तक मारू का व्यवहार एक कुलीन व्यक्ति जैसा लग रहा था, जो उससे कहीं अधिक उच्च दर्जे का था, जबकि झाओ हाई तो बस एक साधारण सा रईस था। मौर ने चाय की चुस्की ली और फिर प्याला नीचे रख दिया। उसने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, श्री झाओ हाई एक काला जादूगर है, इसलिए आपको यह जरूर महसूस होना चाहिए कि महाद्वीप पर काले जादूगरों को अलग थलग कर दिया गया है। बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग हमें बुरी नजर से देखते हैं और हमारी तुलना भाड़े के सैनिकों यानी हत्यारों, चोरों और धोखेबाजों से करते हैं। वे हमें ऐसे देखते हैं मानो हम दुष्ट हों, मानो हम किसी भी समय इंसानों को खा जाएंगे। इस संदर्भ में झाओ हाई ने भी यही महसूस किया था। हालांकि यह कहा जा सकता है कि जब कोई काला जादूगर आता है तो कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन सच्चाई वही थी जो मारू ने कही थी। महाद्वीप के मनुष्य काले जादूगरों को एकांत में धकेल रहे थे। उनकी नजर में काले जादूगर बुराई के पर्याय थे, जो अच्छी बात नहीं थी। मारू ने झाओ हाई का सिर हिलाना देखा और आगे कहा, दरअसल शुरुआत में ऐसा नहीं था और लोग काले जादूगरों को उस नजरिए से नहीं देखते थे। हालांकि काले जादूगर कुछ हद तक अजीब होते हैं, फिर भी हम लोगों के जख्मों का इलाज करने के लिए दवाइयां बनाते हैं और काले जादू पर शोध करते हैं ताकि उनकी मदद कर सकें। हम काले जादूगरों को कभी अंधेरे के जीव कहा जाता था और हम किसी कुलीन या बड़ी सेना का अभिन्न थे। हमारी युद्ध शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि रात में कोई भी बेकाबू होने की हिम्मत नहीं करता था। इस बार क्विन जॉन की बारी थी सहमति जताने की। क्विन जॉन ने कई लोगों से बातचीत की थी, इसलिए वह जानता था कि मारू की बात सच थी। पहले कई कुलीन और देश काले जादूगरों को खुश करने की कोशिश करते थे। रात के समय युद्ध क्षमता बढ़ाने की उनकी विशेषता के कारण ही काले जादूगर उनकी सेना का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए थे। लेकिन अब अधिकांश देशों की सेनाओं में एक भी काला जादूगर नहीं है। मारू उन्हें देखता रहा और उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने झट से अपनी मुस्कान छुपाए और झाओ हाय और बाकी लोगों से कहा, हालांकि ये स्थिति धीरे धीरे बदल गई है। पता नहीं कब यह अफवाह पूरे महाद्वीप में फैल गई, लेकिन जल्द ही काले जादूगर बुराई का प्रतीक, शैतान के अवतार बन गए। लोग धीरे धीरे काले जादूगरों से दूरी बनाने लगे। पहले तो हमें इस समस्या का एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और हम महाद्वीप के लोगों से अलग थलग पड़ गए। यहाँ मारू की आवाज में उदासी का भाव था। यह स्पष्ट था कि समस्या की गंभीरता उसकी कल्पना से परे थी। इसी कारण वह अत्यंत गंभीर हो गया। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। फुटनोट अध्याय 220 रेडियंस चर्च एक व्यवसाय जो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था। इसका मतलब था कि इसके अस्तित्व को बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं था और इसका अंत निश्चित था। एक व्यवसाय को विरासत में मिलना चाहिए, इसके लिए लोगों की जरूरत थी। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लोग ही थे। दुर्भाग्य से किसी ने भी इस व्यवसाय का समर्थन नहीं किया, इसलिए कोई भी इसे जारी नहीं रख सका। एक व्यवसाय जो अपनी विरासत खो देता है वह उस कबीले के समान है जो अपनी विरासत खो देता है। देर सवेर उसका भी अंत हो ही जाता है। यही कारण था कि मारू इस मामले को लेकर इतना गंभीर था। अगर कोई भी काला जादूगर बनने को तैयार नहीं होता तो काला जादूगरों की विरासत टूट जाती। काला जादूगरों के लिहाज से यह अच्छी खबर नहीं थी। मारू ने कहा, यह घटना घटित होते ही हमने तुरंत जांच शुरू कर दी। ये अफवाहें महाद्वीप में यूं ही नहीं फैली। ये निश्चित है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। गहन जांच के बाद हमने पाया कि इन अफवाहों को फैलाने और लोगों के बीच इनका प्रचार करने वाले लोग रेडियंस चर्च से जुड़े थे। सच कहूं तो यह जवाब झाओ हाई की उम्मीदों से परे नहीं था। महाद्वीप पर काले जादूगर अलग थलग थे, जबकि प्रकाश जादूगरों को बहुत सम्मान प्राप्त था। इस स्थिति का कारण हर जगह काले जादूगरों का उनका सफाया था। अगर ये अफवाहें प्रकाश जादूगरों से असंबंधित होती तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता। फिर भी सत्ता में बैठे लोगों के लिए इस मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ा। रेडियंस चर्च के धार्मिक सिद्धांत के अनुसार आम लोगों को अपने शासकों के खिलाफ कड़ा विरोध नहीं करना चाहिए और यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। रेडियंस चर्च के धार्मिक सिद्धांत का तर्क ये था कि उनके खिलाफ जाने से कष्ट सहना पड़ेगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं मिलेगा।
स्वर्ग क्या है, इसे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन रेडियंस चर्च की धार्मिक मान्यता के अनुसार यह एक सौंदर्यपूर्ण दुनिया है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी वे अच्छा भोजन कर सकेंगे और आलीशान कपड़े पहन सकेंगे। निस्संदेह इस तरह के सिद्धांत को सत्ता में बैठे लोगों का समर्थन प्राप्त था और कई देशों के शासक इसका विरोध नहीं करते। इसी कारण रेडियंस चर्च का मिशनरी कार्य निर्बाध रूप से चलता रहा और उन्होंने लगातार काले जादूगरों का दमन किया, साथ ही अन्य सभी चीजों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया। मारू ने झाओ हाई की ओर देखा और पाया कि वह ज्यादा हैरान नहीं था। उसने खुद पर ताना मारते हुए कड़वी मुस्कान दी। उसने गौर किया कि इन लोगों को इस मामले की पहले से ही जानकारी थी। झाओ हाय और बाकी लोग ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें पहले से ही इसका अंदाजा था, जबकि मारू के पक्ष के लोगों को इस नतीजे पर पहुंचने में इतना समय लग गया था। मारू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इसी अंतर्दृष्टि के कारण काले जादूगरों ने अपना संगठन ब्लैक मैजिशियन एलायंस स्थापित किया। इस संगठन के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है रेडियंस चर्च का विरोध करना, दूसरा है काले जादूगरों की जादुई तकनीकों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। झाओ हाय ने सिर हिलाया और मारू की आंखों में देखा। तो यही वजह है कि तुमने मुझे ढूंढा, मुझे इसलिए कि मैं काला जादूगर हूं, ब्लैक मैजिशियन एलायंस में शामिल कर लो। मारू ने सिर हिलाया, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम भी एक काले जादूगर हो। तुम्हारे जैसे काले जादूगर को रेडियंस चर्च जरूर ढूंढ लेगा। कुछ समय पहले गरांतोक ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। असल में रेडियंस चर्च ने ही उसे तुमसे निपटने के लिए भेजा था। इसके अलावा तुम्हें अभी भी रेडियंस चर्च की ताकत का अंदाजा नहीं है। उनकी शक्ति उस समय दिखाई गई शक्ति से कहीं ज्यादा है। झाओ हाय और बाकी लोग मारू की तरफ देख रहे थे, मारू भी उनकी तरफ देख रहा था। मारू ने ठंडी आवाज में कहा, शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इस समय कई छोटे छोटे राज्य सीधे रेडियंस चर्च के नियंत्रण में हैं। इसके अलावा दक्षिणी राजा बोरिक रेडियंस चर्च का एक रक्षक नाइट 3 है और उसे भी आप लोगों से निपटने का आदेश दिया गया था। इसलिए कार्लो को छोड़कर ये सब निश्चित रूप से रेडियंस चर्च की वजह से हुआ है। ये झाओ हाय और बाकी सभी की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शक्तिशाली और प्रभावशाली दक्षिणी राजा बोरिक स्वेच्छा से रेडियंस चर्च के रक्षक नाइट बन जाएंगे। इससे वे सचमुच हैरान रहे।